आज हम लोग कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर डिस्कस करेंगे। पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आज हम लोग कुछ पोर्शन और कुछ नेक्स्ट क्लास में दो सर क्लास आवाज में। थोड़ी ब्रेक हो रही है आपकी। क्या बोला किसने? सर आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है आपकी। आवाज गूंज रही है। आवाज की गूंज रही, सबको आवाज गूंज रही है क्या? नई साइड सही आ रही है। आप एक बार एग्जिट करके रीज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है बस आपको ही गूंज रही हो। चलिए हम जी लोग सर। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और अमाउंटिंग टू मर्डर दोनों ही पढ़ेंगे। और आज और नेक्स्ट क्लास में, दो क्लास में हम लोग ये खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस पढ़ने हैं, इसमें एक्सेप्शंस पढ़ने हैं, फिर से डिफरेंसेस पढ़ने हैं, बहुत कुछ है। तो किसी का कोई डाउट नहीं हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग थम्स अप कीजिए। लास्ट क्लास में क्या हुआ था? अच्छा, सेक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। सेक्शंस मोक्षदा, कोई डाउट है? मोक्षदा ओके। फिर आप लोग बेयर एक्ट खोल लीजिए, बीएनएस खोल लीजिए, या अगर आईपीसी है तो दोनों में से कोई भी खोल लीजिए। और सेक्शन 100 खोल लीजिए, सेक्शन 100। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड। सबसे पहले हम समझते हैं कि होमिसाइड ही क्या होता है। किसी एक पर्सन द्वारा, ह्यूमन बीइंग द्वारा दूसरे ह्यूमन बीइंग को मारने को ही होमिसाइड कहते हैं, मतलब मानव हत्या। कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को मार रहा है तो होमिसाइड है। जानवरों को मारना नहीं है, इंसानों द्वारा इंसानी को मारने को ही होमिसाइड कहते हैं। इफ ए पर्सन किल्स अनदर पर्सन देन इट इज कॉल्ड होमिसाइड। अब होमिसाइड लॉफुल भी हो सकता है, अनलॉफुल भी हो सकता है। लॉफुल होमिसाइड क्या है? ऐसा होमिसाइड जो जस्टिफाइड हो, जिसको हम लीगली जस्टिफाइड कर पाए, जिसके लिए हम एग्जेम्पशन क्लेम कर पाए, क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जेम्पशन क्लेम कर पाए, वो लॉफुल होमिसाइड हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज करते हुए किसी का अगर कमिट कर रहे हैं, किसी की हत्या कर दे रहे हैं, तो वो होमिसाइड लॉफुल हो जाएगी। 1 सेकेंड प्लीज। अरे नहीं, सॉरी एवरीवन, एम आई विजिबल एंड ऑडिबल? एक बच्चा आ गया हुआ था। तो ओके, होमिसाइड जस्टिफाई भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमने पढ़ा है, उसको एक्सरसाइज करते हुए कोई अगर किसी का होमिसाइड कमिट करता है, इट इज लीगली जस्टिफाइड। इसका जस्टिफिकेशन है कि जैसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आरओपीडी क्यों जस्टिफाइड है। बहुत सारे ग्राउंड्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हाउ आरओपीडी जस्टिफाइड। और मान लीजिए लॉ द्वारा किसी को कन्विक्ट किया गया है, उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जा रहा है, ये भी जस्टिफाइड है। किसी को हैंग किया जा रहा है, किसी को फांसी की सजा हो गई है, डेथ पेनल्टी हो गई है, तो उसको भी मारा जाना जो जस्टिफाइड है। ऑथोरिटी उसको किल करेगी, मारेगी, लेकिन ये भी जस्टिफाइड है। तो यहाँ भी होमिसाइड ही है, पर्सन पर्सन को ही मार रहा है, ह्यूमन बीइंग का ही डेथ कॉज कर रहा है। लेकिन दिस काइंड ऑफ होमिसाइड्स आर जस्टिफाइड, बट देयर आर अदर काइंड ऑफ होमिसाइड्स, एवरी अदर काइंड ऑफ होमिसाइड आर नॉट जस्टिफाइड। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर जो हमने पढ़ेंगे, या कल्पेबल होमिसाइड जो पढ़ेंगे, ये भी होमिसाइड ही है, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है। इसके लिए हम कोई भी वैलिड रीजन नहीं दे सकते हैं, तो हमें सजा होती है, ये क्राइम है। तो वही हमें अब सबसे पहले पढ़ रहे हैं, कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड कौन सा सेक्शन है? आईपीसी तो सभी को पता है, 299। बीएनएस में कौन सा सेक्शन हो गया कल्पेबल होमिसाइड का? ओके ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 100 खोल लीजिए, बेयर एक्ट खोल लीजिए और सेक्शन 100 पढ़िए। सेक्शन 100 बीएनएस का, या सेक्शन 299 आईपीसी का, ये कल्पेबल होमिसाइड के बारे में। होमिसाइड आप समझ गए, होमिसाइड। अब यहाँ अनलॉफुल होमिसाइड हम पे आ गए। लॉफुल होमिसाइड जो है वो भी आप समझ गए। अब हम अनलॉफुल होमिसाइड डिस्कस करेंगे, जो कि एक क्राइम है। तो सबसे पहला ही हो गया कल्पेबल होमिसाइड। ये कहता है, जब आप पढ़िए सेक्शन 100, इसमें लिखा हुआ है कि जब भी हम किसी का डेथ कॉज करेंगे, किसी का भी डेथ कॉज करेंगे, अब कैसे वो डेथ कॉज करेंगे, तो 3 तरह की बातें दी गई है। 3 तरह की बातें,
तीन तरह के सिचुएशन राइज हो सकते हैं, सरकमस्टांसेस हो सकते हैं, उसमें हम डेथ कॉज कर सकते हैं। तीनों को ही बताया गया हो क्रिमिनल है, तीनों ही कंडीशन में हम कल्पेबल होमिसाइड मानी जाती है। तो सबसे पहला लिखा हुआ है, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि अगर हमारा इंटेंशन ही हो किल करने का। एक बार हम लोग पहले पढ़ ही लेते हैं सेक्शन बेयर वाला, बेयर प्रोविजन आप लोग देख लीजिए। ओके, सेक्शन 100 एक बार देखिए, लिखा हुआ है whoever causes death by doing an act with the intention of causing death। सबसे पहला यही इंपॉर्टेंट हो गया, यही मैं बोल रहा था, सबसे पहला इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। फिर हो गया और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच bodily इंजुरी एज is likely to cause death। दूसरा हो गया intention to cause bodily injury which is likely to cause death, ये दूसरा हो गया। and the third or with the knowledge that he is likely by such act to cause death, या उसको नॉलेज हो कि जो एक्ट कर रहा है उससे क्या होने वाला है, लाइकली उससे लाइकली किसी का डेथ कॉज हो जाने वाले है। तो अब कहा जाएगा कमिट द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, तो माना जाता है कि वो पर्सन कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस किया हुआ है। तब हम तीनों तीनों जो सरकमस्टांस है उसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा हुआ है, कहा होगा कि अगर पर्सन का इंटेंशन ही हो, इंटेंशन टू किल हो। अब किसी ने पहले ही इंटेंशन बनाया हुआ है कि हम उसे मार ही देना है, इंजुरी करने का इंटेंशन या मारने का इंटेंशन है कि हमें उस पर्सन का मर्डर कॉज कर देना है, और अगर मर्डर कॉज करता है तो डेफिनेटली इट इज कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड है। यानी कोई पर्सन चाहता है किसी को मार देना और उसके लिए वो क्या करता है, उसको गन शॉट कर देता है, उसको स्टैब कर देता है। तो क्योंकि उसका इंटेंशन ही था मार देने का, तो डेफिनेटली इट इज कल्पेबल होमिसाइड। इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ किलिंग कल्पेबल होमिसाइड का, कि हमारा इंटेंशन ही था मारने का और हमने मारा भी। तो इसमें इंपॉर्टेंट बस यही है कि इंटेंशन कुछ और का नहीं है, इंटेंशन इज टू किल, होमिसाइड ही मेन इंटेंशन था। तो ये कल्पेबल होमिसाइड तो है ही, तो सबसे आसान यही है। फिर हमें फॉर एग्जांपल आप लोग समझ गए कि किसी को भी मारने का इंटेंशन के साथ मुस्कान हम उसको मार दे रहे हैं, कि हमें जो रिजल्ट चाहिए, इफेक्ट जो हमें चाहिए वो डेथ चाहिए। तो उस इफेक्ट को लाने के लिए चाहे जिस मीन से भी हम कॉज कर रहे हैं, चाहे वो हम स्टैब करे, गोली मारे, जो भी करे, लेकिन वो इफेक्ट हम चाहते थे और वही इफेक्ट हम पा लिए, तो इट इज होमिसाइड। एंड यहाँ पे होमिसाइड करने का ही इंटेंशन था, इसलिए ये पहला वाला पोर्शन में आ जाएगा कि इंटेंशन टू किल था। अब दूसरा पोर्शन जो लिखा हुआ था, दूसरा में क्या लिखा हुआ था कि इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी, बॉडली इंजुरी करने का इंटेंशन है विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। यानी कि हमारा इंटेंशन डायरेक्टली मान लीजिए किल करने का भी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन दैट द एक्यूज्ड पर्सन intended to kill that person, but his intention was to cause some grave nature of injury। उसने इस नेचर का इंजुरी कॉज किया कि जिससे क्या रिजल्ट आने वाला है, जिससे लाइकली यही लग रहा है कि रिजल्ट डेथ ही हो जाने वाला है। और अगर डेथ हो जाती है तो ये भी कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे इंटेंशन टू किल नहीं था, पहला वाला में इंटेंशन ही किल करने का था, मारने का ही इंटेंशन के साथ वो अपना एक्ट किया था। दूसरे वाला में इंटेंशन टू किल मान लीजिए ओमिट कर दीजिए कि नहीं था उसको इंटेंशन टू किल, बट हिज इंटेंशन वाज टू कॉज सम बॉडली इंजुरी। उसका इंटेंशन था कि वो कुछ ऐसा इंजुरी कॉज कर दे, शारीरिक ऐसा इंजुरी दे दे कि उससे लग रहा है कि लाइकली जो रिजल्ट आने वाले, जो संभावना है कि उससे इंसान मर ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को स्टैब कर देना, मान लीजिए मारने के इंटेंशन से स्टैब नहीं किया, उसे नहीं, वो नहीं चाहता था कि इफेक्ट जो हो मर जाए वो, लेकिन फिर भी वो स्टैब कर दिया ब्रूटली। तो जाहिर सी बात है किसी को स्टैब कर दिया जाए वाइटल ऑर्गन्स पे, वाइटल ऑर्गन्स जब डैमेज हो जाएंगे तो इंसान लाइकलीहुड है कि इंसान मर जाएगा। तो इसको भी माना जाता है, ये भी कल्पेबल होमिसाइड है। तो एक पर्सन ये क्लेम नहीं कर सकता कि हम मारना नहीं चाहते थे, हम तो बस इंजुरी कॉज करना चाहते थे। अगर आपका नेचर ऑफ जिस इंजुरी आपने कॉज किया है वो बहुत ग्रेव नेचर का है, ऐसा इंजुरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, तो भले ही आपका इंजुरी कॉज करने का इंटेंशन था, देन इवन यू आर लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए ही लायबल होंगे, आप ही ने वो कॉज किया हुआ है। तो यही दूसरा पार्ट हो गया कि हमें इंटेंशन है इंजुरी बस कॉज करने की, बॉडली इंजुरी, फिजिकल इंजुरी, बट that injury is likely to cause death, then the person who has caused that injury is deemed to be liable for culpable homicide। वो उसके मौत के लिए उसी को liable माना जाएगा। समझ में आया आपको दूसरा वाला? समझ में आया तो आप लोग थम्स अप कीजिए। सेकेंड, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। पहला तो वाज वेरी वेरी सिंपल, डायरेक्ट इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन ही है मारने का, तो मारा तो लायबल होगा। अनुकूल, ऋचा, सोनाक्षी,
क्लियर है। ओके, कहीं भी डाउट हो तो आप पूछिएगा, किसी में कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन कैसे अलग है, सभी अलग अलग ही है और सब लिखने का पर्पज भी है। अगर ना लिखा रहे तो एम्बिग्विटी रहेगी, अलग अलग तरह के लोग क्लेम कर लेंगे कोर्ट में कि नहीं हमारा ये इंटेंशन नहीं था, हमारा वो इंटेंशन था। इसलिए क्लैरिफाई कर दिया गया है कि आपका इंटेंशन अगर मारने का भी नहीं था, आपने बर्डली इंजुरी करने का इंटेंशन था, बट दैट बर्डली इंजुरी सफिशिएंट दैट इट इज लाइकलीहुड that it will result in the death of that person, then you have committed culpable homicide. ओके, अब हम आते हैं तीसरा, जो तीसरा पोर्शन था, थर्ड पोर्शन था इस डेफिनेशन का, सेक्शन 100 या सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी का। वो कह रहा है कि ये नॉलेज के साथ, वो जो एक्ट कॉज किया गया है, जो एक्ट कॉज किया गया है वो उस नॉलेज के साथ किया गया है कि इट इज लाइकली टू रिजल्ट इनटू द डेथ। अब ये क्या है, यहाँ पे इंटेंशन की बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे इंटेंशन की बात ही नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है कि जो एक्ट कॉज किया है इस जानकारी के साथ, इस नॉलेज के साथ कि इसका रिजल्ट डेथ ही होगा, इससे डेथ हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल, अब इस केस में जो है इंटेंशन टू, हो सकता है इंटेंशन टू किल भी ना हो और इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी ना हो, फिर भी यहाँ कल्पेबल होमिसाइड हो रही है। अब जैसे कि किसी को नॉलेज है, जैसे कोई पब्लिक में गोली चला रहा है, कोई मास, बहुत सारे लोग हैं, कोई ड्राइव कर रहा है नेग्लिजेंटली, कोई ड्राइव कर रहा है बहुत फास्ट, पब्लिक है ड्राइव कर रहे हैं बहुत फास्ट, और आप जानते हुए कि सामने पब्लिक है वो मर सकती है, आपने ड्राइव की और मौत कॉज हुई। अब आप ये नहीं क्लेम करेंगे, आपका इंटेंशन भी नहीं था किसी पार्टिकुलर पर्सन को मारने का, किसी भी पार्टिकुलर पर्सन को मारने का ना इंटेंशन था और ना ही आपका इंटेंशन था किसी पार्टिकुलर पर्सन को इंजुरी कॉज करने का, यानी पहला और दूसरा दोनों में फॉल नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ आपने जो एक्ट किया हुआ है, यहाँ आपने जो एक्ट किया हुआ है वो इस तरह का एक्ट है, या आपको नॉलेज है कि इससे क्या होने वाला है, इसका लाइकली रिजल्ट क्या है कि किसी का डेथ हो जाएगा, तो यहाँ आपका नॉलेज होना ही आपकी लायबिलिटी को एराइज कर देता है। यहाँ पे आपका बस नॉलेज है और उसी नॉलेज के बेसिस पे आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हो जाएंगे। हो सकता है वो अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, वो हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स हो सकता है अमाउंटिंग टू मर्डर का हो या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का हो, वो बाद की बात है, कब अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, कब नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। हम अभी कल्पेबल होमिसाइड पढ़ रहे हैं, वही हो सकता है मर्डर भी, ना मर्डर भी हो सकता है। तो यहाँ पे नॉलेज ही लायबिलिटी को एराइज कर दे रहा है। यहाँ पे पर्सन हो सकता है द अक्यूज्ड पर्सन डिड नॉट स्पेसिफिकली इंटेंडेड टू किल दैट पर्सन और स्पेसिफिकली इंटेंडेड टू कॉज दैट लेवल ऑफ ग्रीवियस इंजुरी टू दैट पर्सन। यानी पहला वाला जो था इंटेंशन टू किल, हो सकता है वो भी ना हो, दूसरा वाला जो था इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, वो भी ना हो। लेकिन यहाँ पे आपको नॉलेज है कि आपका जो एक्ट है, आप जो कर रहे हैं उसका लाइकली रिजल्ट क्या आने वाला है कि सामने वाले की डेथ कॉज हो जाएगी, तो भी आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हो जाएंगे। तो ये तीन तरह का सरकमस्टांसेस बताया गया है, दो इंटेंशन का और एक नॉलेज का। तीनों ही केस में जो एक्यूज्ड पर्सन है वो लायबल हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए। तीसरा वाला जो पॉइंट वो क्लियर है, आपको क्लियर हुआ? नॉलेज होना हिज एक्ट विल लाइकली टू रिजल्ट इनटू डेथ, वो आपको कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल बना देता है। किसको किसको समझ में आया? नॉलेज दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। शिवांगी, ओके ओके ऋचा, ओके। देखिए हम लोग दो, पहला दूसरा आपने सुन लिया है, ओके। थर्ड है कि नॉलेज होना, थर्ड जो पॉइंट लिखा हुआ है 299 में 100 में, कि नॉलेज होना कि उसका जो एक्ट है, जो एक्यूज पर्सन का एक्ट है, उसका लाइकली रिजल्ट किसी का डेथ होने वाला है, तो भी कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पहला दूसरा दोनों नहीं है, बस बट नॉलेज है। हो सकता है पर्सन का इंटेंशन नहीं हो किसी को किल करने का, जो कि पहला था कि इंटेंशन टू किल हो तो कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है, तो वो भी नहीं है इंटेंशन टू किल, उसको नहीं इंटेंशन था कि इसका मैं मर्डर कर दूं। दूसरा भी नहीं है इंटेंशन टू कॉज ग्रीवियस इंजुरी, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी जिसका रिजल्ट होगा डेथ, ये भी नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, नॉलेज है, उसको जानकारी है कि उसका एक्ट जो है वो डेंजरस एक्ट कर रहा है और उसका रिजल्ट किसी का डेथ हो जाने वाला है। जैसे कि रैश ड्राइविंग करना और पता होना कि हाँ यहाँ पे लोग हैं, सामने लोग हैं, क्राउडेड एरिया में रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, एकदम नेग्लिजेंट मैनर में, जानबूझ के डेलिबरेटली नेग्लिजेंट मैनर में रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, तो कल्पेबल होमिसाइड, अगर किसी का डेथ हुआ तो आप कल्पेबल होमिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपका नॉलेज है। और नॉलेज कैसे?
ये कोई क्लेम नहीं करेगा कि मुझे तो नॉलेज ही नहीं था। कोई भी रीजनेबल पर्सन की तरह सोचा जाता है। कोर्ट देखेंगे कि कोई भी रीजनेबल पर्सन इस सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट करता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि इस पर्सन की डेथ कॉज हो सकती है कि मैं रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो अगर आपको नॉलेज है और कि इस एक्ट का क्या रिजल्ट आने वाला है, इस एक्ट का फैटल जो रिजल्ट है वो आ सकता है और आपने किया हुआ है, देन यू आर लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। भले ही आपका इंटेंशन नहीं था किसी का किल करने का, भले ही आपका इंटेंशन नहीं था किसी को इंजुरी कॉज करने का जो कि डेथ रिजल्ट में हो सकता है, बट you have knowledge that your act will likely result into the death of that person or any person, then you are liable for culpable homicide. Okay Richa? Okay. तो ये डेफिनेशन हो गया, लेकिन इसके कई सारे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। अब फिर आप बेयर एक्ट देखिए, बेयर एक्ट अब कई एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, तो सारे एक्सप्लेनेशन भी हम समझते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन 1 दिया हुआ है कि ए पर्सन हु कॉजेज बॉडली इंजुरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर, disease or bodily infirmity and thereby accelerates the death of that other shall be deemed to have caused his death. ये क्या कर रहा है? एक्सप्लेनेशन 1 क्या कर रहा है? ये कर रहा है कि इवन दाउ कि जो पर्सन कॉज जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको अगर पता है कि सामने वाला जो है किसी बॉडली इंफर्मिटी से गुजर रहा है, उसको कोई बीमारी है, और अगर जो डिसीज पर्सन है उसको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो सकता है, कोई मेडिकल कंडीशन हो सकता है, वो सम मेडिकली वो वल्नरेबल है, उसको बीमारी है, अगर जो एक्यूज का एक्ट है उस वल्नरेबिलिटी को स्पीड अप कर रहा है, उसका जो सिचुएशन है उसको और ग्रेव बना देता है, उसको स्पीड अप कर रहा है और उसी की वजह से वो डेथ कॉज हो जा रही है, तो भी आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए तो भी माना जाएगा आप ही ने उसका डेथ कॉज किया हुआ है। अब किसी का ऑपरेशन हुआ है, मुझे पता है कि इसका ऑपरेशन हुआ है और मैं उसको मारता हूँ पेट पे, मान लीजिए। अब नॉर्मल पर्सन हो सकता है कि जिस लेवल का मैंने इंजुरी ब्लो किया, जिस लेवल का मैंने ब्लो किया, हो सकता है कोई हेल्दी पर्सन उससे उसकी डेथ नहीं होती, लेकिन वो पर्सन का ऑपरेशन हुआ है, उसको मैंने ब्लो किया, उसको मैंने मारा और उसकी डेथ कॉज हो गई, तो मैं ये क्लेम नहीं ले सकता हूं, मैं ये क्लेम नहीं कर सकता हूं कोर्ट में कि मैंने जिस लेवल ऑफ हर्ट कॉज किया था वो किसी नॉर्मल पर्सन को डेथ कॉज करने के लिए सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे वो पर्सन ऑलरेडी उसका कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन था और आपने उसको हार्म किया और उस कंडीशन को स्पीड अप किया या आपने इंजुरी कॉज किया, और वो इंजुरी एंड टुगेदर विद जो उसका पहले का कंडीशन था वो दोनों मिलकर के उसका डेथ कॉज हो गया। यहाँ पे यही माना जाएगा कि आप ही ने उसका डेथ कॉज किया है और आपने उसका कल्पेबल होमिसाइड कॉज किया हुआ है। तो ये एक्सप्लेनेशन है, एक तरह का एक्सप्लेनेशन दिया ही जाता है कि चीजों की कोई चीज में अगर कंफ्यूजन हो तो एम्बिग्युइटी को दूर करने के लिए, ताकि इस तरह के चीजों को भी क्लियर कर दिया जाए कि ऐसी सिचुएशन में भी आप माना जाएगा कल्पेबल होमिसाइड ही कमिट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया वाला एक्सप्लेनेशन? अगर प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है किसी का, उसको स्पीड अप किया जा रहा है, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसके वजह से डेथ कॉज कर रहे हैं, देन यू हैव कॉज कल्पेबल होमिसाइड। आइए दूसरा एक्सप्लेनेशन देखिए, दूसरा वेयर एक्ट, वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजुरी। केस लॉ हम लोग साथ में बाद में डिस्कस करेंगे, केस लॉज वगैरह। वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजुरी, द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडीली इंजुरी shall be deemed to have caused the death. Although by resorting to proper remedies and skillful treatment, the death might have been prevented. देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है ये एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस पार्टिकुलर एक्सप्लेनेशन, इट सेज दैट even if the death of the deceased could have been prevented, prevent किया जा सकता था by resorting to proper medical treatment या स्किलफुल ट्रीटमेंट, ये करके उसको बचाया जा सकता था, हिज डेथ कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, लेकिन वो हो नहीं पाया, और हो नहीं पाया तो क्या हुआ, उसकी डेथ कॉज हो गई। ये भी डिफेंस नहीं ले सकते हैं। 780 में लिखा है पर्सन हु इज कॉजिंग सच बॉडली इंजुरी मस्ट नो अबाउट हिज डिजीज इंजुरी। हाँ, उसको जानना चाहिए। अगर उसको बिल्कुल नहीं पता था कि सामने वाला किसी इंफॉर्मिटी से गुजर रहा है, तो वो तो एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंडर में वो एक्ट कर देगा। उसको पता ही नहीं था कि सामने वाला किसी इंफॉर्मिटी से गुजर रहा है, वो एक हेल्दी पर्सन है, उसको किसी इंफॉर्मिटी के बारे में नहीं पता था। वो पूरा कोई भी नॉर्मल पर्सन देख के वो पता लगता कि वो हेल्दी पर्सन है, वो हेल्दी पर्सन है, और तब वो जो है अगर वो एक्ट कॉज करता है तो वो मानी जाएगी उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया हुआ है। ओके शाश्वत,
तो इन्फॉर्मिटी की जानकारी होनी चाहिए कि हाँ इस पर्सन को सम काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी है और उसको उसने एक्सप्लॉइट किया, उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया और डेथ कॉज किया, तभी तो जस्टिफाई होगी इंटेंशन। ओके, हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं डिस्कस ऑल्दो बाय रिमेडी वाला। ओके, इसमें कह रहा है कि अगर पर्सन को, अगर जो डिसीज पर्सन है उसकी जान बचाई जा सकती थी, कैसे बचाई जा सकती थी, उसको जब इंजुरी कॉज हुआ तो हो सकता है उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता, अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट या इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता तो जान बच सकती थी। अब वो पड़ा रहा, उसको इलाज मिलने में 4 घंटा की देरी हो गई, हो सकता है टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचता उसकी जान बच जाती, लेकिन नहीं बच पाई। या हो सकता है अच्छा डॉक्टर नहीं मिला, वो डॉक्टर अगर अच्छा मिला होता, क्वालिटेटिव डॉक्टर बहुत बड़े हॉस्पिटल में गया होता तो जान बच जाती, लेकिन नहीं बची इस कारण से। ये कोई भी ये ऐसे आर्गुमेंट स्टैंड नहीं करती, किसके फेवर में, एक्यूज के फेवर में। एक्यूज कांट क्लेम दिस टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स इन हिज फेवर बिकॉज आपने जो एक्ट कॉज किया था उसका रिजल्ट डेथ हुआ। अब आप इस तरह के क्लेम नहीं कर सकते हैं कि जो प्रॉपर मेडिकल केयर मिलती या स्किल्ड ट्रीटमेंट मिलती तो एक जो डिसीज पर्सन है उसको बचाया जा सकता था, उसका डेथ हुआ, माना जाएगा कि आप ही ने डेथ कॉज किया। इसमें इस तरह का स्टेटमेंट कहीं स्टैंड नहीं करती, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये जो फैक्ट है कि उसकी जान बच सकती थी अगर अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता, इस तरह का फैक्ट हैज नो इफेक्ट ऑन दिस सेक्शन। जो हमने लाइबिलिटी वाले पोर्शन पढ़ लिए ऊपर का, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस तरह के फैक्ट्स को। यही एक्सप्लेनेशन क्लियर कर रहा है कि इस तरह का अगर फैक्ट्स है भी कि उसकी जान बच सकती थी, स्किल्ड जो ट्रीटमेंट है उससे अच्छा से क्लियर होता तो ऐसे फैक्ट्स की कोई रेलेवेंस नहीं है। ओके, इज इट ओके? लोग बताएं। ओके, किसी को डाउट है तो पूछिए, किसी को डाउट नहीं है? चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन थ्री, द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन द मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड, but it may amount to culpable homicide to cause the death of a living child if any part of that child has been brought forth, though the child may not have been breathed or been completely born। अब ये क्या कह रहा है? अब किसी चाइल्ड को मदर के उम्र में ही किल कर देना और या जन्म लेते हुए किल करना, उस तरह की बात कर रहा है कि अगर किसी चाइल्ड को मार दिया जाए कहां पे, मदर के उम्र में, यानी वो जन्म नहीं लिया हुआ है, बिल्कुल जन्म नहीं लिया हुआ है, उसका कोई पार्ट भी बाहर नहीं आया हुआ है, देन इट इज नॉट कल्पेबल होमिसाइड। यानी कोई फिटस को अगर मान लीजिए किल कर दिया जाए, फिटस को, अभी फिटस है वो कंप्लीटली फीमेल जो है प्रेग्नेंट है बट बॉर्न नहीं हो रहा है, उसको मार देना कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगी, कोई ऑफेंस की बात नहीं हो रही है। मिसकैरेज वगैरह अलग से ऑफेंस है, यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड की बात हो रही है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगी। किसी फिटस को डेथ कॉज कर देना इंटेंशनली, वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगी। लेकिन उसमें जो लिखी हुई है अब एक्सप्लेनेशन में कि अगर अगर चाइल्ड बॉर्न हो रहा है, मान लीजिए कोई भी पार्ट, एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट फॉर्थ, बाहर आ गया हुआ है, तो इन दैट केस भले ही आकृति, भले ही चाइल्ड जो अभी सांस भी नहीं लिया हुआ है, भले ही वो सांस भी नहीं लिया हुआ है या कंप्लीटली जन्म नहीं लिया हुआ है, देन अगर, लेकिन अगर उस कंडीशन में अगर होमिसाइड की जाती है, बच्चे को मारा जाता है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ड्यूरिंग बर्थ, चाइल्ड का जब बर्थ होता है, मान लीजिए उसका हेड बाहर आ गया हुआ, हेड, लेकिन रेस्ट ऑफ द पोर्शंस ऑफ द चाइल्ड इज स्टिल इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, बट अभी बस हेड बाहर हुआ है। बट इन दैट केस अगर चाइल्ड को मारा जाता है तो मानी जाएगी आपने कल्पेबल होमिसाइड कॉज किया हुआ है, भले ही चाइल्ड ने अभी सांस नहीं लिया हुआ है या पूरी तरह से उसने जन्म भी नहीं लिया हुआ है, लेकिन ये प्रोविजन एक तरह से क्लियर करती है कि आप क्यों ऐसा बनाया गया हुआ है, क्योंकि एक तरह से इंटेंशन दिख रही है यहाँ पे, ग्रेवनेस ऑफ इंटेंशन दिख रही है कि इंसान एक्चुअली बॉर्न हो रहा है या बॉर्न हो चुका, अगर आपने उसके बाद उसको मारा तो आप कल्पेबल होमिसाइड कर रहे हैं। उसके पहले भी मारना एक ऑफेंस है, दूसरा ऑफेंस है, लेकिन यहाँ कल्पेबल होमिसाइड की बात हो रही है। इसलिए बनाया गया कि एनी पोर्शन उसका अगर चाइल्ड का बाहर आया हुआ है, उसको डेथ कॉज किया जा रहा है तो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगी। अगर नहीं आया हुआ है, फिटस का डेथ कॉज किया जा रहा है, तो कल्पेबल होमिसाइड नहीं मानी जाएगी, वो दूसरा ऑफेंस माना जाएगा। मिसकैरेज का अलग अलग, मिसकैरेज के जो सेक्शन है वो आगे पढ़ने हैं, लेकिन वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। समझ में आप लोग को थर्ड एक्सप्लेनेशन?
समझ में आया? आप लोग को बताइए। ओके ओके, चलिए अब हम इसका पनिशमेंट देख लेते हैं। पनिशमेंट जो आईपीसी था, आईपीसी में कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट कहाँ दिया हुआ था? बताए कोई जल्दी। आईपीसी में कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट कहाँ दिया हुआ था? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का पनिशमेंट 4 में था सर, ओके ओके। और बीएनएस में? इसी में दिया हुआ है बीएनएस में 102। बीएनएस में 102 में दिया हुआ है, 103 में दिया हुआ है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का पनिशमेंट बीएनएस में 102 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है। कोई और बताएगा? सर 105। बिल्कुल, रोहित मिश्रा जी ने बिल्कुल सही बोला, 105 में दिया हुआ है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का पनिशमेंट 105 में दिया हुआ है। अभी इसका पनिशमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, पनिशमेंट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का। अब आप लोग बेयर एक्ट फिर से देखिए। दो हम लोगों ने 3 तरह के सिचुएशंस पढ़े हुए हैं, 3 तरह के सिचुएशंस। एक हमने क्या पढ़ा था कि इंटेंशन टू कॉज डेथ हो, कल्पेबल होमिसाइड के लिए जो हम लोग पढ़ा इंटेंशन टू कॉज डेथ ही था। दूसरा क्या था? इंटेंशन टू कॉज bodily injury which is likely to cause death। तीसरा हमने पढ़ा नॉलेज हो कि उसका जो एक्ट है उसका लाइकली रिजल्ट क्या आएगा? डेथ हो जाएगा। अब इन सिचुएशंस के बेसिस पे पनिशमेंट भी बनाए गए हैं अलग अलग। तो सबसे पहला जो ग्रुप है पनिशमेंट का, उसमें क्या दिया हुआ है? अब आप लोग सेक्शन 105 खोलिए और पढ़िए। सेक्शन 105 देखिए, लिखा हुआ है whoever commit culpable homicide not amounting to murder shall be punished with imprisonment for life or imprisonment for a date of which shall not be less than 5 years, which may extend to 10 years and shall also be fined if के बाद वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप if को भी अंडरलाइन कर लीजिए ताकि लगे कि वो पनिशमेंट कब है। if कब, ये नहीं कि सारे कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिशमेंट दिया गया है। if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death or of causing such bodily injury as is likely to cause death। अब बोल रहा है कि अगर आपका इंटेंशन था डेथ कॉज करने का, जो कि पहला हमने पढ़ा था, या इंटेंशन था आपको बॉडली इंजुरी करने का जो लाइकली टू रिजल्ट इनटू डेथ है, यानी दूसरा था, तो आपको क्या सजा मिलेगी? आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल सकती है, या कम से कम 5 साल तक की सजा मिल सकती है, ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की मिल सकती है, माने एक्सटेंड टू 10 हो सकती है, या लाइफ इंप्रिजनमेंट भी मिल सकती है। लेकिन इन व्हाट केस? अगर आपका जो आपने होमिसाइड किया है विथ इंटेंशन टू किल और विथ इंटेंशन टू कॉज दैट बॉडली इंजुरी व्हिच इज लाइकली टू रिजल्ट इनटू द डेथ। तीसरा जो है उसको अलग बना दिया हुआ है, तीसरा। अब जो नेक्स्ट पोर्शन है वो तीसरा की बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है? अब अगला जो सजा दिया हुआ है which may extend to 10 years, नॉर्मली बस 10 years तक, कोई मिनिमम नहीं लिखा हुआ है और ना ही लाइफ इंप्रिजनमेंट लिखा हुआ है। if the act is done with the intention that it is likely to cause death but without any intention to cause death। देखिए जो थर्ड वाला पोर्शन की नॉलेज हो कि एक्ट जो है डेथ में रिजल्ट करने वाला है, लेकिन लिखा हुआ है कि इंटेंशन टू किल था ही नहीं, पर्सन का इंटेंशन टू किल नहीं था, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी भी नहीं था, जो हमने पढ़ा भी है अभी ऊपर कि थर्ड वाले में इंटेंशन टू किल होना जरूरी नहीं है, इंटेंशन टू कॉज बॉडली होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज है कि आपका एक्ट का रिजल्ट डेथ होने वाला है। इन दैट केस जो पनिशमेंट है which that may extend to 10 years, 10 साल तक की हो सकती है। इसमें ना मिनिमम दिया हुआ है और ना ही लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया हुआ है। बट अगर आपका इंटेंशन टू किल है या इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी which is likely to cause death है, then आपका पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, मिनिमम 5 साल and which may extend to 10 years। समझ में आया आप लोग को? 2 कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट दिए गए हैं और किसके लिए दिए गए हैं? नहीं समझ में आया सर। अच्छा, नहीं समझ में आया डीके दुबे? ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए। देखिए, आपने वो पहला वाला पोर्शन तो सुना है ना, जब स्टार्टिंग से आप जुड़े हुए हैं ना क्लास में? हाँ सर। ओके, तब जब आपने वो समझ लिया है कि हम लोगों ने 3 पोर्शन में पढ़ा हुआ है कल्पेबल होमिसाइड को, 3 पोर्शन में कल्पेबल होमिसाइड को पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले पहला और दूसरा को कंसीडर कीजिए। पहला था इंटेंशन टू कॉज डेथ, दूसरा था इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी व्हिच इज लाइकली टू कॉज डेथ। यानी दोनों में इंटेंशन है, कॉमन यही है कि दोनों में इंटेंशन है, और थर्ड वाले में इंटेंशन नहीं है, नॉलेज है। तो बोल रहा है कि दोनों पहला और दूसरा केस में सजा कितना मिलेगी? सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट भी मिल सकती है, मिनिमम 5 साल एंड व्हिच में एक्सटेंड टू 10 इयर्स। यानी यहाँ पे हार्श पनिशमेंट दिया जा रहा है, यहाँ पनिशमेंट बढ़ाया गया हुआ है। लेकिन जो दूसरा केस दिया हुआ है, दूसरा केस उसमें बोल रहा है कि आपको नॉलेज है
कि आपका जो एक्ट है उसका रिजल्ट डेथ होने वाला है, लेकिन आपका इंटेंशन नहीं था। अगर उस पर्सन का इंटेंशन नहीं था, एक्यूज पर्सन का कोई इंटेंशन नहीं था मारने का, या कोई इंटेंशन नहीं था इंजुरी कॉज करने का, जो कि डेथ रिजल्ट में हो सकता है, बट आपको नॉलेज है तो सजा तो मिलेगी, क्योंकि नॉलेज होना भी कल्पेबल होमिसाइड हो जाती है। हमने पढ़ा है कि नॉलेज होने के साथ कि हमारा एक रिजल्ट डेथ में रिजल्ट हो सकता है, भले ही इंटेंशन ना हो, वो कल्पेबल होमिसाइड हो सकती है। उसका जो पनिशमेंट दिया हुआ है वो लिखा हुआ है कि एनी टर्म which may extend to 10 years, 10 साल तक के लिए वो एक्सटेंड कर सकता है। which may extend to 10 years, बिल्कुल, एंड विथ फाइन, फाइन भी है। समझ में आया आपको डीके दुबे? यस सर, अब अंतर समझ में आता है। दो कैटेगरी में बांट दिया गया है पनिशमेंट वाले को, पहला वाले के लिए अलग सजा, दूसरे वाले के लिए अलग सजा। ओके, क्यों? क्योंकि नॉलेज है और वहां इंटेंशन, इंटेंशन जो होता है वो ज्यादा क्रिमिनल, ज्यादा आपको क्रिमिनल इंटेंशन जो है वो ग्रेव ज्यादा बना देता है चीजों को, देन बस मियर नॉलेज होना। और जो लॉ है, जब मैं पढ़ा रहा था स्टेजेस ऑफ क्राइम और एलिमेंट ऑफ क्राइम, उस समय भी मैंने बताया था कि इंटेंशन का रेलेवेंस बस ये क्रिमिनल लायबिलिटी डिटरमिन करने में नहीं होती है, सजा देने में भी होती है। बताया था कि नहीं मैंने? यस सर। इंटेंशन की रेलेवेंस सजा देने में भी होती है। इवन यहाँ तो अलग अलग ग्रुप बना दिए गए हैं, जहां नहीं बनाए गए हैं। किसी भी नॉर्मल ऑफेंस का जब पनिश किया जाता है, उसमें देखी जाती है व्हाट वाज द नेचर ऑफ, व्हाट वाज द ग्रेवनेस ऑफ द इंटेंशन, इल इंटेंशन कितना ग्रेव था। अगर इंटेंशन टू किल या इंटेंशन टू कमिट एनी अदर ऑफेंस बहुत ज्यादा ग्रेव नेचर का था तो पनिशमेंट हार्श दिए जाते हैं। अगर वो ग्रेव नेचर का नहीं था लेकिन ऑफेंस कमिट कर दी गई है विथ इंटेंशन, तो सजा जो दी जाती है कम दी जाती है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे नॉलेज और इंटेंशन के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया है। इंटेंशन को ज्यादा पनिश किया जाएगा, नॉलेज को कम किया जा रहा है। ओके, इज इट ओके टू एवरीवन? ओके, अब हम लोग मर्डर के भी प्रोविजंस पढ़ते हैं, मर्डर के प्रोविजंस देखते हैं। अभी प्रोविजंस के अलावा बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं, कई सारे केसेस से बहुत सारे चीज निकल के आई हुई है, कई सारे चीज, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। दोनों सेक्शन के जो प्रोविजंस हो जाएंगे, देन हम लोग केस लॉज डिस्कस करेंगे, डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे, अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, वो सब। तो अब हम मर्डर के प्रोविजंस देख लेते हैं। मर्डर 300 था आईपीसी में, और बीएनएस में क्या है सेक्शन? बीएनएस में क्या सेक्शन है मर्डर का? 101। 101, बिल्कुल सही। तो मर्डर जो है वो एक ज्यादा सीरियस ऑफेंस है देन कल्पेबल होमिसाइड। हमने देखा कि ये अनलॉफुल किलिंग के ये टाइप्स हैं। कल्पेबल होमिसाइड इज आल्सो अ काइंड ऑफ अनलॉफुल किलिंग एंड मर्डर इज आल्सो अ काइंड ऑफ, बट मर्डर जो है वो एग्रावेटेड फॉर्म होता है कल्पेबल होमिसाइड का, वो ज्यादा सीरियस नेचर का है। कल्पेबल होमिसाइड से ज्यादा सीरियस नेचर का है मर्डर। यहाँ पे इंटेंशन जो होती है ग्रेव होती है, अभी मैंने इंटेंशन के बारे में बताया। इंटेंशन यहाँ पे ज्यादा ग्रेव हो जाती है, बहुत रोल प्ले करता है, बहुत रोल प्ले करता है इंटेंशन जो है वो ये डिटरमिन करने में कि ये पर्टिकुलर केस जो है वो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर में जाएगा या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में जाएगा। अगर इंटेंशन वो एकदम क्लियर इंटेंशन हो टू किल, तो मोर लाइकली वो अमाउंटिंग टू मर्डर में ही जाता है। और अगर लेस क्लियर एम्बिगुअस इंटेंशन होता है या इंटेंशन टू किल उतना सीरियस नेचर का नहीं होता है, उतना ग्रेव नेचर का नहीं होता है, तो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में डाल दिया जाता है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्राउंड है अमाउंटिंग टू मर्डर और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में डिसाइड करने के लिए कोर्ट के लिए। ओके, आइए हम सेक्शंस देखते हैं। सेक्शन ओके, 101 मर्डर, 101 सेक्शन 101 ऑफ बीएनएस एंड सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। मर्डर पढ़िए। एक्सेप्ट इन द केसेस हियरइन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। एक्सेप्शन बाद में पढ़ना है, एक्सेप्शन लिख दिया हुआ है कि आगे एक्सेप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल आगे एक्सेप्शन दिए हुए हैं 5-5, वो अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम डिस्कस करते हैं कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाएगा कब कब। लिखा हुआ है कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, यानी कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर हो जाएगा इन सिचुएशंस में। तो पहला दिया हुआ है, पहला, if the act by which death is caused is done with the intention of causing death। पहला आप इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ इसमें भी अंडरलाइन कर लेंगे, सेम है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, अभी हम वहां समझ चुके हैं, वही इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ की यहाँ भी बात की जा रही है। इंटेंशन का लेवल डिफरेंट हो सकता है, लेवल डिसाइड होती है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से, लेकिन यहाँ भी उसी इंटेंशन की बात की जा रही है, वहां भी था इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ।
कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर भी तो हो जाते हैं, तो वहां भी कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन में था इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, बिल्कुल वही कल्पेबल होमिसाइड ऑफ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ मर्डर में भी आ जाती है, लेकिन कुछ चीजों की वजह से वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में भी रह जाती है, वो सब आगे पढ़ना है, लेकिन ये सेम है, वही इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ की बात हो रही है जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें। तो पहला वाला जो वही है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, if the act by which death is caused is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused, ये भी सेम है, बोल रहा है कि आपने इस इंटेंशन के साथ बॉडली इंजुरी कॉज किया हुआ है, बॉडली इंजुरी कॉज करने का इंटेंशन था, और वो बॉडली इंजुरी ऐसा है जिससे लाइकली टू कॉज डेथ हो जाने वाला है, जो हमने वहां भी पढ़ा हुआ है कि बॉडली इंजुरी कॉज करने का इंटेंशन जिससे लाइकली रिजल्ट क्या आने वाली है, डेथ आने वाली है, तो मर्डर हो जाएगा, यानी दोनों ही केस में मर्डर हो गया। इंटेंशन टू कॉज डेथ के साथ किसी को मारना मर्डर, इंटेंशन टू कॉज किसी को बॉडली इंजुरी जिसका रिजल्ट डेथ होने वाला है वो भी मर्डर हो गया। अब तीसरा और चौथा, चार इसमें दिए हुए हैं, पॉइंट दो हो गया, दो हमने वहां भी पढ़ा था, वही दो यहाँ भी आ गया है। अब तीसरा देखिए, तीसरा इंपॉर्टेंट, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, sufficient in the ordinary course of nature to cause death, sufficient in the ordinary course of nature to cause death, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। अब पहले इसको हम समझ ही लेते हैं क्या है, ये लिखा हुआ है कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजुरी, बॉडली इंजुरी कॉज करने का इंटेंशन है, क्या का इंटेंशन है, बॉडली इंजुरी कॉज करने का, डेथ करने का इंटेंशन नहीं, लेकिन शारीरिक इंजुरी कॉज करने का इंटेंशन है, लेकिन वो इंजुरी किस नेचर का है उसका बताया गया है कि सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। अब इसका क्या मतलब हुआ, सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स मतलब समान रूप में, सामान्यता वो जो इंजुरी होगा वो सफिशिएंट होगा डेथ कॉज करने के लिए, यानी कि इतना सीरियस नेचर का इंजुरी कॉज किया गया, इतना डेंजरस नेचर का आपने इंजुरी कॉज किया है कि कोई भी नॉर्मल सर्कमस्टांस में वो डेथ ही हो जानी है, अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस ना आ जाए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस का क्या मतलब कि आपको हो सकता है कि वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर मिल गया, वो इलाज कर दिया, जान बच गई, इस तरह का, वो वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर जान बचा सकता था उसमें, बाकी किसी से नहीं बचता, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात बस ना की जाए, कोई भी नॉर्मल सर्कमस्टांस में डेथ हो जाएगी, उसी को कहते हैं कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। और ऑर्डिनरी कोर्स हमेशा डिसाइड करने के लिए रीजनेबली सोचना होता है, यानी कि वो जो इंजुरी होनी चाहिए इतना सीवियर नेचर का होना चाहिए, इतना सीवियर नेचर का कि एक रीजनेबल पर्सन यही एक्सपेक्ट करता है देख करके कि ये पर्सन तो मर जाने वाला है। एक रीजनेबल पर्सन अगर देख के उसको लग रहा है कि वो मर जाने वाला, कोई किसी को चाकू मार दिया है, मान लीजिए चेस्ट एरिया में चाकू मार दिया हुआ है, अब चेस्ट एरिया में क्या होती है, वाइटल पार्ट्स होती हैं, हार्ट होती है, इंजुरी हो जाएगी। अब किसी को स्टैब कर दिया गया है तो ऑर्डिनरली वो मर ही जाएगा, और कोई भी देखेगी, कोई किसने तलवार मार दिया है मान लीजिए, तो ऑर्डिनरली क्या होगा, उसकी मौत हो जानी है, कोई भी देखेगा तो यही बोलेगा उसकी मौत हो जाती, और एक्चुअली हो भी गई। इसी को कहते हैं कि सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स। ऑर्डिनरी कोर्स मतलब समान रूप से एक रीजनेबल पर्सन देख करके यही एक्सपेक्ट करेगा कि इस सिचुएशन में ये आदमी मर जाता, ओके, और ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि ये तो नॉर्मल, ये तो ऐसा सिचुएशन है जिससे आसानी से बचाया जा सके, तो वो सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स नहीं होगा डेथ कॉज होने के लिए। अगर कोई नॉर्मल पर्सन को लग रहा है कि इसको हॉस्पिटल अभी ले जाया जाए, नॉर्मल इंजुरी है, बच जाए, तो दैट इंजुरी इज नॉट सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स टू कॉज डेथ। इसका मतलब एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन की तरह सोचना है, और कोर्ट भी उसी तरह सोचेगी कि कोई भी एक इस नेचर का जो इंजुरी था, डॉक्टर जो होते हैं उनके रिपोर्ट भी रेलेवेंस होते हैं यहाँ पे, कि डॉक्टर के पास जाया जाता है तो वो बोलता है, इस पे भी हम लोग केस लॉज देखेंगे कि डॉक्टर ने अगर बोला हुआ था ये जो इंजुरी था उसको बहुत सफिशिएंट था उसका डेथ होने के लिए, और जब तक आया वो डेथ हो भी गया, तो कोर्ट भी यही मानती है। तो इसलिए ये लिखा हुआ है सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स। समझ में आ रहा है आप लोग को ये वाली, ऐसी सीवियर इंजुरी जिससे डेथ रिजल्ट हो जाना मोस्ट लाइकली है, इतना सीरियस नेचर ऑफ इंजुरी। ओके रिचा, हाँ बोलिए। सर ये आपने बताया, और सेकेंड पॉइंट में ये नहीं लिखा हुआ है कि सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स टू कॉज डेथ। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है,
वो जो हमने पढ़ा है कल्पेबल होमिसाइड में, उस तरह की बातें बस लिखी हुई है उसमें। देखिए सेकेंड पॉइंट में बस sufficient to cause death। सब एक ही बात तो हुआ। देखिए ठीक है, वो था उसमें लिखा हुआ था, जो सेकेंड पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि क्या इंटेंशन था। इंटेंशन था कॉज करने का ऐसा बॉडली इंजुरी जो कि लाइकली टू कॉज डेथ है, मतलब उस बॉडली इंजुरी कॉज करने का इंटेंशन था जिससे डेथ हो जाने वाला, जो लग रहा है कि इससे डेथ ही हो जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है कि डेथ is caused is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course। ये चीजों को और ग्रे बना दिया है, क्योंकि मर्डर वाले केस में जब इंजुरी कॉज होती है तो ये लेवल देखी जाती है कि अगर वो इंजुरी दैट मच सफिशिएंट था कॉज डेथ होने के लिए, कि कोई भी ऑर्डिनरी कोई पर्सन जो है वो मानता कि डेथ ही हो जाती, तो वो मर्डर में जाती है। लेकिन अगर उसका लेवल कम कर दिया जाए कि वो लाइकली टू कॉज डेथ, तो लाइकली टू कॉज डेथ उसमें भी लिखा हुआ है, किसमें, कल्पेबल होमिसाइड में भी लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर थोड़ी सी भी उसमें कमी दिखेगी तो कल्पेबल होमिसाइड में सजा मिल जाएगी, यानी उसको मर्डर के लिए नहीं पनिश किया जाएगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए पनिश किया जाएगा। वो जो एलिमेंट जो आपने बोला क्लॉज, दोनों में ही है। लेकिन अभी जो मैंने बता रहा हूँ ये बस मर्डर में है। अगर ऑर्डिनरी कोर्स में वो डेथ ही उसकी होगी तब बस मर्डर के लिए पनिशमेंट मिलेगा, वो कभी भी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए नहीं मिल सकता है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट था वो दोनों में है, यानी कि उसमें दोनों में जा सकती है, दोनों में। तो कोर्ट यही देखेगी, और अलग अलग लिखने का भी यही काम है, यही पर्पज है, ताकि तीसरा वाला में क्लियर कर ले कि इफ द इंजुरी इज दैट मच सफिशिएंट कि कोई रीजनेबल पर्सन सोचे कि मौत हो जाए, तो वो क्लियर है कि मर्डर के लिए पनिश करेंगे। लेकिन अगर उसको बस हटा दिया जाए कि दैट मच सफिशिएंट नहीं है लेकिन लाइकली टू रिजल्ट डेथ था और हुआ भी डेथ, यानी कि इंजुरी जो है कई नेचर के होते हैं, लेकिन मान लिया जाए उतना ग्रेव इंजुरी नहीं था जिसे हर कोई सोचता कि कोई भी रीजनेबल पर्सन डेथ हो जाए, लेकिन फिर भी डेथ कॉज हुई, देन कोर्ट जो है वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में भी डाल सकती है, अमाउंटिंग टू मर्डर में भी डाल सकती है। ठीक है रिचा? सर इलस्ट्रेशन से बता दीजिए। डिफरेंशिएट अगर करना तो ग्रेवनेस के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर देंगे। जी, ग्रेवनेस के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है सर। हाँ सोनाक्षी क्या बोल रही थी आप? सर मैं बोल रही थी इलस्ट्रेशन थोड़ा सा बता दी, इलस्ट्रेशन के हेल्प से इलस्ट्रेशन भी हम लोग देख लेते हैं। ओके हम लोग अभी सारा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं ये वाला ओवर करने के बाद। ठीक है, तो ये पहले समझ में आप लोगों को सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में सफिशिएंट हो डेथ कॉज करने के लिए। ओके चलिए हम लोग अब चौथा देख लेते हैं। वही एग्जांपल जो मैंने पहले भी दिया, कल्पेबल होमिसाइड पढ़ते हुए किसी को स्टैब कर देना, किसी को बहुत ग्रीवियसली वाइटल पार्ट पे स्टैब कर देना, वाइटल पार्ट को इंजरी पहुंचा देना, सर पे एक हेवी पत्थर से मार देना। तो वाइटल पार्ट को जब इंजरी पहुंचाएंगे तो वो बहुत ज्यादा ही वो सफिशिएंट मानी जाती है। कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन उस तरह की इंजरी को सफिशिएंट मानेगा कि उसकी डेथ ही कॉज होगी, देन वो जो होगा बस मर्डर में माना जाएगा, मर्डर के लिए ही पनिशमेंट होगी। अब चौथा क्लॉज लिखा हुआ है कि इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय व्हिच डेथ इज कॉज्ड knows that it is so eminently dangerous that it must in all the probability cause death, or such bodily injury as is likely to cause death, and commits such act without any excuse of incurring the risk of causing death। देखिए कई सारे चीजें इसमें आ रहा है, तो सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया हुआ है, पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय व्हिच द डेथ इज कॉज्ड नोज दैट इट इज सो एमिनेंटली डेंजरस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें पहला आया है एमिनेंटली डेंजरस। एमिनेंटली डेंजरस करने का क्या मतलब हुआ, मतलब कि ऐसा एक्ट जो कि बहुत हाई लेवल ऑफ रिस्क जनरेट कर रहा है, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत हाई लेवल ऑफ रिस्क कोई एक्ट जनरेट कर रहा है। यहाँ इंजुरी की बात नहीं करी जा रही है, लेकिन कोई कई तरह के एक्ट होते हैं जिसका रिस्क बहुत ज्यादा है, तो उस तरह का जो एक्ट है उसी को एमिनेंटली डेंजरस कहा जाता है। जैसे कि वही अगर आप गाड़ी लेकर के पूरे भीड़ पे आप चले जा रहे हैं, ये एमिनेंटली डेंजरस, कोई मर जाएगा। फिर आप पर्सन फोर्सी कर सकता है कि रिस्क ऑफ डेथ बहुत ज्यादा है, तो अगर रिस्क ऑफ डेथ बहुत ज्यादा होते हैं किसी एक्ट से,
उसी एक्ट को कहा जाता है एमिनेंटली डेंजरस एक्ट। मतलब आपका एक्ट बहुत ज्यादा ही डेंजरस है, बहुत ज्यादा ग्रेव है, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए एक हाई लेवल ऑफ रिस्क क्रिएट करता है, वो भी डेथ के लिए, इंजुरी के लिए नहीं, डेथ के लिए हाई लेवल ऑफ रिस्क क्रिएट करता है। ऐसे ही एक्ट को एमिनेंटली डेंजरस करते हैं। ठीक है, ये पहला टर्म हो गया इस पर्टिकुलर क्लॉज का। सर फोटो शिवांगी, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, क्या क्या डीके? आपका वॉइस और नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब है। अच्छा अच्छा, ये सभी को हो रही है क्या? सभी को आवाज कट कट के जा रही है क्या? जी सर, बीच में भी थोड़ा हो गया था। ओके ओके, सही हो गया सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और फिर से कटेगा तो बताइएगा। ओके अब इसमें क्या लिखा हुआ है आगे, अगला पॉइंट, एमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी। देखिए एक और इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ। इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ का क्या मतलब हुआ? यानी कि बहुत ज्यादा संभावना है, डेथ जो है इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। जो कोई भी एक्ट कमिट हो रहा है तो उसके कई सारे आउटकम हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का एक्ट हो रहा है जिसका डेथ ही सबसे ज्यादा लग रहा है कि चांस है कि डेथ हो सकता है, इंजरी नहीं, डेथ इज द मोस्ट लाइकली आउटकम ऑफ दैट एक्ट। इसलिए कहा जा रहा है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ। इन ऑल प्रोबेबिलिटी इसका मतलब अब ये भी नहीं मानने की एब्सोल्यूट सर्टेन है कि डेथ ही डेथ एब्सोल्यूट। यहाँ पे इन ऑल प्रोबेबिलिटी सिंपली मींस कि आप डेथ होना ही, सभी को यही लगेगा कि यही मोस्ट लाइकली आउटकम है और कुछ नहीं, दूसरा जो है वो लाइकली आउटकम नहीं है, डेथ ही लाइकली आउटकम है। कोई रैंडम गोली चला रहा है किसी पे तो जाहिर सी बात है लग के मरना ही है, वो ग्रीवियस इंजुरी ही कॉज करेगा। ओके, और किसी ने मान लीजिए सबके खाने में जहर मिला दिया हुआ है, सबके खाने में जहर मिला दिया हुआ है, कोई जो है लंगर चल रहा है उसमें जहर मिला दिया हुआ है सबके खाने में, तो जाहिर सी बात है कि सबको इंजुरी कॉज होने ही वाली है। तो एमिनेंटली डेंजरस जो एक्ट होते हैं उसका जो क्या होता है, डेथ जो होता है, डेथ इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। इसलिए लिखा हुआ है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ। तब ये अब ये सेक्शन क्या करे, एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क। देखिए ये भी लिखा हुआ है कि जो एक्ट वो कर रहा है उसकी कोई उसके लिए जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। जो कौन सी एक्ट थी, जो डेंजरस एक्ट, जो एमिनेंटली डेंजरस एक्ट कर रहा है, एंड दैट डेंजरस एक्ट कैन नॉट बी जस्टिफाइड, उसको कोई रीजन से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि आपने इस तरह का एक्ट क्यों किया हुआ है। देयर कैन नॉट एग्जिस्ट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट, और तभी ये लायबिलिटी आएगी। अब इसको अगर हम कंबाइन करें इस पूरे टर्म्स को, तो ये सेक्शन क्या हो जा रही है, इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज, जो एक्ट की वजह से डेथ हुआ है, जिस एक्ट की वजह से डेथ कॉज हुई है, वो कैसा एक्ट है, वो जानता है, नोज दैट, नॉलेज की बात की जा रही है कि नॉलेज है उसको कि दैट द इट इज सो एमिनेंटली डेंजरस, वो एमिनेंटली डेंजरस है। समझ गए आप क्या होता है एमिनेंटली डेंजरस? दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी, जिसका रिजल्ट होने वाला है क्या, कि डेथ इज द मोस्ट लाइकली आउटकम, कॉज डेथ और सच बॉडली इंजुरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, या बॉडली इंजुरी भी कॉज होने वाली है जिसका रिजल्ट क्या होने वाला है, डेथ होने वाला है। एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी, और वो कमिट करता है उस एक्ट को किसी भी जस्टिफिकेशन के बिना, जिस जो एक्ट किया हुआ है उसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकता है। और सच इंजुरी, जो भी उसने एक्ट किया हुआ है उसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकता है, देन वो मानी जाएगी वो मर्डर कमिट किया हुआ है। मर्डर के लिए ये था कि आपने एक एक्ट किया हुआ है जो आपको नॉलेज है कि आपका एक्ट एमिनेंटली डेंजरस है, जिससे क्या होने वाला है, जिससे डेथ होने वाला है, एंड डेथ इज द मोस्ट लाइकली रिजल्ट। चाहे आप बॉडली इंजुरी से हो, चाहे आप डायरेक्ट डेथ कॉज करे, और आपका जो एक्ट है उसका कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई अदर जस्टिफिकेशन नहीं है, देन आपका जो एक्ट है उसके लिए आपको मर्डर के लिए पनिश किया जाएगा। आपका एक्ट मर्डर के क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये वाली बात बोल रही थी, ये समझ में आपको? चौथी क्लॉज समझ में आई आपको? एमिनेंटली डेंजरस, कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें। एमिनेंटली डेंजरस, इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, नो लॉफुल जस्टिफिकेशन, और नॉलेज वाली बात हो रही है इसमें, इंटेंशन नहीं, नॉलेज हो कि एक्ट एमिनेंटली डेंजरस है। समझ में आया? रीचा, धीरज, शिवांगी? ओके, आइए हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। अब एमिनेंटली डेंजरस का कुछ एग्जांपल भी अगर मैं बोलूं तो
जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पब्लिक के बीच में गोली चलाना, अगर मान लीजिए कि किसी शहर में वाटर सप्लाई होते हैं, शहर में वाटर सप्लाई होते हैं, आप वाटर सप्लाई में कोई जहर मिला दे रहा है, वाटर सप्लाई में ही जहर मिला दिया, ये एमिनेंटली डेंजरस हो गया, वो उससे लाइफ इन डेंजर में आ रही है, वो डायरेक्ट थ्रेट क्रिएट कर रही है ह्यूमन लाइफ के लिए, तो ये भी एमिनेंटली डेंजरस हो गया कि वो जो भी पानी पिएंगे उसकी मौत हो जाएगी, उनको सीरियस इंजुरी होगी और मौत हो जाएगी। तो इस तरह के जो एक्ट होते हैं वो एमिनेंटली डेंजरस होते हैं, जिससे डेथ ही है वो मोस्ट लाइकली आउटकम है। ओके, आइए इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन सबसे पहला ए लिखा हुआ है कि ए शूट्स जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जेड डाइज इन कंसीक्वेंस, ए कमिट्स मर्डर। पहला वाला हम लोग ने पॉइंट पढ़ा था विद इंटेंशन टू कॉज डेथ, उसी में आ गया कि वो मारा ही कि विद इंटेंशन टू कॉज डेथ, वो मर गया, मर्डर के लिए लायबल हो गया। जो इसके चार हम लोगों ने पार्ट में पढ़ा, पहला इंटेंशन टू कॉज डेथ, दूसरा इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, तीसरा था सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स, और चौथा एमिनेंटली डेंजरस वाला। तो पहला तो यही था ना, इंटेंशन टू कॉज डेथ होना चाहिए। सोनाक्षी कश्यप, इलस्ट्रेशन ए में कोई दिक्कत किसमें फॉल कर रहा है? ओके, इंटेंशन टू कॉज डेथ था, उसने इंटेंशन टू किया, उसी इंटेंशन के साथ उसने मारा, मर गया, लायबल फॉर मर्डर। ए बी देखिए ए knowing that Jed is laboring under such a disease that a blow is likely to cause his death, जानता है ए जानता है कि जेड को एक बीमारी है जिसमें उसको मैं ब्लो भी कर दूं तो उसकी मौत हो सकती है। जेड को एक ऐसी बीमारी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऑपरेशन का बताया हुआ था कि उसको जानता है कि वो उसका ऑपरेशन हुआ है, उसका पेट में अभी ऑपरेशन हुआ है और मैं मार दूंगा तो वो इंजुरी, ग्रेव नेचर की इंजुरी हो जाएगी, वो मर जाएगा। किसी नॉर्मल पर्सन को मारता हो ऐसे तो नहीं मरता। तो ये knowing that Jed is living under such a disease and a blow is likely to cause his death, strikes him with the intention of causing bodily injury। देखिए मारता है किस चीज के साथ? with the intention of causing bodily injury, with the intention of causing bodily injury, with the intention of causing death नहीं लिखा हुआ है, लेकिन bodily injury दूसरा और तीसरा दोनों में bodily injury की बात की गई थी, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। Jed dies in consequence में मर भी जाता है of the blow, is guilty of murder although the blow might not have been sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of a person in a sound state of health। देखिए लिखा हुआ है कि वो मर्डर के लिए लायबल होगा, भले ही वो अगर कोई साउंड स्टेट में होता, मतलब हेल्दी होता, साउंड स्टेट मतलब हेल्दी होता, तो हेल्दी पर्सन के लिए वो सफिशिएंट नहीं होता मारने के लिए, जो मैंने पहले बताया भी था। लेकिन क्योंकि वो अनहेल्दी है, उसकी वो वल्नरेबल है, उसी को मैंने एक्सप्लॉइट किया और डेथ कॉज किया, तो इससे ये वाली जो आर्गुमेंट स्टैंड नहीं करती है। हमने पढ़ चुके वहां पे कोई पर्सन जो है पहले उसका प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है और मैं इन द केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग या नॉट अमाउंटिंग किसी भी रिकॉर्डेड एंड समराइज, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था क्या? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। मैं बोल रहा था कि क्या बोल रहा था मैं, सोनाक्षी कश्यप? सर इलस्ट्रेशन भी आप ओके, इलस्ट्रेशन फ्लो कॉज करना, हो सकता है वो हेल्दी होता तो वो उसकी डेथ नहीं होती, लेकिन वो अनहेल्दी था, मैंने ये किया, तो ये आर्गुमेंट स्टैंड नहीं करती है। अब ये कोई ना सोचे कि वो लिखी हुई थी कल्पेबल होमिसाइड में, तो यहाँ ये बात लिखी हुई थी कल्पेबल होमिसाइड के एक्सप्लेनेशन में, लेकिन जैसे कि मैंने वहां भी बताया कि वही कल्पेबल होमिसाइड तो अमाउंटिंग टू मर्डर होता है या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड भी तो इंटेंशन, जो पहला पॉइंट था कल्पेबल होमिसाइड का इंटेंशन टू कॉज डेथ, वही इंटेंशन टू कॉज डेथ तो मर्डर हो जा रहा है ना। लेकिन नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में जाने के लिए कुछ ही केसेस है, नॉर्मली इंटेंशन के साथ मार दिया जाए तो सभी मर्डर ही हो जाते हैं, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर जो होते हैं बहुत कम ही होते हैं। तो चीजें जो वहां के वो यहाँ अप्लीकेबल है, जो वहां के एक्सप्लेनेशन था यहाँ भी अप्लीकेबल है, ठीक है। तो वहां पे लिखा जो हुआ था एक्सप्लेनेशन में कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसका डेथ कॉज कर रहे हैं, उसको बूस्ट अप करके, तो वो ऐसी जो चीजें हैं वो जस्टिफाई नहीं करती। अगर हमने कॉज किया है तो माना जाएगा मैंने ही वो किया है, तो यहाँ पे क्योंकि वो प्री एग्जिस्टिंग उसका कंडीशन था, वो तो उसने मारा हुआ है तो मानी जाएगी उसी ने मर्डर कॉज किया हुआ है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है लेबरिंग अंडर सच डिजीज गिव्स सच अ ब्लो एज वुड नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू किल अ पर्सन इन साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ, हियर ए ऑल्दो he may intend to cause bodily injury is not guilty
is not guilty of murder if he did not intend to cause death or such bodily injury. देखिए ऊपर से पढ़ते हैं, but if A कहा गया has been sufficient in A is guilty of murder although the blow might not have been sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of a person in a sound state of mind. But if A not knowing that Z is laboring under, okay, not knowing को मैं नहीं पढ़ पाया था. देखिए अगर लिखा है कि not knowing, जो पूछा था उधर शाश्वत जी ने कि पता नहीं हो तो क्या, अगर उसको पता ही नहीं था कि इसको ऑपरेशन है, यहाँ पे बीमारी है, कोई वल्नरेबिलिटी है, इसको मेडिकल कंडीशन है सीरियस, तो पता नहीं था, तो वो तो उसने उसको बूस्ट अप नहीं किया ना, उसका इंटेंशन मारने का था ही नहीं, उसका इंटेंशन तो नॉर्मल इंजुरी कॉज करने का. तो इसलिए लिख रहा है कि if such a blow would not in the ordinary course of nature to kill the death of person, here A, although he may intend to cause bodily injury, is not guilty of murder if he did not intend to cause death or such bodily injury as in the ordinary course of nature would cause death. तो बताइए, ये लिख रहा है कि अब मर्डर के लिए नहीं लायबल होगा. कब नहीं लायबल होगा? जब उसने जो इंजुरी कॉज किया उसको पता ही नहीं था कि ये पर्सन पहले से बीमार है, इस पर्सन को एक सीरियस डिजीज है और मैं जिस नेचर का इंजुरी कॉज कर रहा हूँ इससे ये मर जाएगा. नॉर्मली अगर वो इंजुरी किसी और को कॉज किया जाए तो वो नहीं मरता, तो वैसे ही माना जाएगा कि उसको भी इंजुरी कॉज किया गया, वो भी नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था. तो दो इसमें पार्ट दे दिया हुआ है. पहला में बोल रहा है मर्डर के लिए लायबल है, दूसरा में नहीं है. मर्डर के लिए लायबल कब है? जब उसको पता था उसका प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन और उसने उसका फायदा उठाया, भले ही नॉर्मल इंजुरी कॉज किया, बट वो इंजुरी सफिशिएंट है उसकी मौत के लिए, वो इंजुरी सफिशिएंट नहीं होता किसी और की मौत के लिए, लेकिन इसको पता था उसकी वल्नरेबिलिटी, तो ये मर्डर के लिए लायबल होगा. क्यों लायबल होगा? क्योंकि एक्सप्लेनेशन वहां हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो अगर पता हो, अगर प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है तो ये डिफेंस का कोई ग्राउंड नहीं है. अब जब पता ही नहीं है, दूसरा जो पोर्शन बोल रहा है कि अगर उसको पता ही नहीं है कि इस पर्सन को कोई सीरियस डिजीज है, देन इंजुरी कॉज कर रहा है, वो इंजुरी सफिशिएंट नहीं है डेथ कॉज करने के लिए. ऑर्डिनरी कोर्स में इंजुरी सफिशिएंट नहीं है डेथ कॉज करने के लिए. बी का फर्स्ट पार्ट सेकेंडली में जाएगा ना. ओके, इलस्ट्रेशन भी कहीं पूछ रहे हैं ना, इलस्ट्रेशन जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल बी का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सेकेंडली में भेज दीजिए, या इवन आप हाँ सेकेंडली में ही जाएगा, क्योंकि वो सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स नहीं था डेथ कॉज करने के लिए, तो सेकेंडली में ही बच जाएगा. ओके, अगर वो इंजुरी सफिशिएंट होता तो वो थर्डली में चला जाता, और सेकेंडली में होने के बावजूद इसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू के लिए नहीं, अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए पनिश किया जाएगा, क्योंकि उसका इंटेंशन, उसका जो था इंटेंशन था उस लेवल ऑफ इंजुरी कॉज करने का कि उसको वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाए. ओके, तो सजा मर्डर के लिए ही होगी सेकेंडली का यूज करके. ठीक है, तो दूसरा ग्रुप में दूसरा जो पार्ट है उसमें सजा हो ही नहीं रही है क्योंकि उसको पता ही नहीं था. सोनाक्षी, ये वाला इलस्ट्रेशन समझ में आया आपको या कोई डाउट है? नहीं सर, समझ में आ. ओके, अगला इलस्ट्रेशन, कोई भी डाउट हो तो बोलिएगा. अगला इलस्ट्रेशन सी देखिए. ए इंटेंशनली गिव्स जेड ए स्वॉर्ड कट, तलवार से कट कर दे रहा है, और क्लब वुंडेड सफिशिएंट टू कॉज डेथ ऑफ ए मैन इन ऑर्डिनरी कोर्स. देखिए कितना आसान इलस्ट्रेशन है कि खुद लिख दे रहा है, खुद लिखा हुआ है सफिशिएंट ऑर्डिनरी कोर्स से डेथ कॉज करने के लिए. जाहिर सी बात है तीसरा जो पॉइंट है थर्डली उसकी बात कर रहा है. जे डाइज इन कंसेक्वेंस हियर इज गिल्टी मर्डर ऑल्दो ही मे नॉट हैव बीन इंटेंडेड टू कॉज डेथ. देखिए लिखा हुआ है ऑल्दो नॉट इंटेंडेड, ऑल्दो नॉट इंटेंडेड. जाहिर सी बात है जो पहला फर्स्टली है, फर्स्टली में ही तो इंटेंडेड टू कॉज डेथ है, सेकेंडली थर्डली किसी में इंटेंडेड टू कॉज डेथ नहीं है, फोर्थली में भी नहीं है. फोर्थली में तो कोई इंटेंशन ही नहीं है, बस नॉलेज काफी है. फर्स्टली में इंटेंशन टू कॉज डेथ है, सेकेंडली और थर्डली में इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी है, इसमें नॉर्मल बॉडली इंजुरी लाइकली टू कॉज डेथ, और थर्डली में बॉडली इंजुरी जो कि सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स टू कॉज डेथ, और फोर्थली में तो नॉलेज ही है. तो ये वाला थर्डली में चला गया, थर्डली में कि ऑर्डिनरी कोर्स में वो डेथ कॉज हो सकता है, और जो लिखा हुआ है कि इवन इफ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, क्योंकि पहला जो फर्स्टली है कि इंटेंशन टू किल होना चाहिए, वो जरूरी नहीं है सेकेंडली थर्डली में. ओके सोनाक्षी, ये समझ में आया वाला स्टेशन? सोनाक्षी, यस सर, यस सर. कोई डाउट है क्या? आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रही है वाली बात? नहीं सर, क्लियर है. ओके, और किसी को डाउट है? शिवांगी, उबैद, आकृति समझ में आ रहा है आपको? इस इलस्ट्रेशन के वर्ड्स ही बताते हैं कि थर्डली में चले जाएगा, और ये
कम से कम आप ये कंसेप्ट क्लियर रखेंगे ताकि ये देख के कंफ्यूज ना हो जाए कि ये सब क्यों लिख दिया है कि ऑल्दो ही मे नॉट हैव बीन इंटेंडेड टू कॉज डेथ। इंटेंडेड टू कॉज डेथ बस फर्स्टली में था, सेकेंडली थर्डली में इंटेंडेड टू कॉज डेथ होना ही नहीं चाहिए। वहां तो इंटेंडेड टू कॉज बॉडली इंजुरी है, बस वो बॉडली इंजुरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ या वो बॉडली इंजुरी विच इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स टू कॉज डेथ। तो यहाँ पे वो बॉडली इंजुरी है विच इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स टू कॉज डेथ। दैट्स व्हाई ये थर्डली में फॉल करता है और पनिशमेंट जो होगी वो मर्डर के लिए होगी। ओके आगे बढ़ते हैं हम, अगला इलस्ट्रेशन डी लिखा हुआ है डी। ए विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी एक्सक्यूज फायर्स ए लोडेड कैनन इनटू अ क्राउड। देखिए कितना अच्छा इलस्ट्रेशन बनाया हुआ है, पहले ही लिख दिया विदाउट एनी एक्सक्यूज। विदाउट एनी एक्सक्यूज ये बात ऊपर भी लिखी हुई है डी में, जहां हमने फोर्थली पढ़ा हुआ है उसमें मैंने बताया भी था 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट में, एक ये भी है चौथा कि जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। जस्टिफिकेशन तो जस्टिफिकेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पहले ही स्टार्ट किया हुआ है विदाउट एनी एक्सक्यूज। बिना किसी एक्सक्यूज के fires a loaded cannon into a crowd of persons and kills one of them. A is guilty. Eminently dangerous है, उसका एग्जांपल भी मैंने यही बताया था कि क्राउड में फायरिंग कर देना, यहाँ भी वो क्राउड में फायरिंग कर दिया है एंड एक मर जाता है। A is guilty of murder although he may not have been in premeditated design। जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई इंटेंशन की जरूरत नहीं है उसकी, फर्स्टली सेकेंडली थर्डली तीनों में इंटेंशन था। इंटेंशन टू किल, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी, तीनों की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भले ही उसका कोई इंटेंशन ना हो, क्योंकि वो एक्ट जो कर रहा है वो एमिनेंटली डेंजरस है, वो एमिनेंटली डेंजरस एक्ट कर रहा है जिसका डेथ इज द मोस्ट लाइकली आउटकम है, डेथ इज द मोस्ट लाइकली आउटकम है, और वो बिना किसी लॉफुल एक्सक्यूज के कर रहा है। देन ही हैज कमिटेड मर्डर, मर्डर कमिट किया हुआ है, उसको नॉलेज है कि ये जो एक्ट है ये एमिनेंटली डेंजरस है। इज इट ओके टू एवरीवन? ये वाले भी इलस्ट्रेशन समझ में आई सभी को, चारों इलस्ट्रेशन? किसी को कोई भी इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है तो बोलिए। आप लोग बताइए, आप लोग। कल्पना वाइज समझ में आया? कल्पना वाइज सारे इलस्ट्रेशन। रोहित मिश्रा एक जी सेकेंड, सर। मुस्कान ने कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल मुस्कान डी में जाएगा, डी को ही मैं फोर्थली बोल रहा हूँ आईपीसी के अकॉर्डिंग। ओके सर वी का ओके बिल्कुल डी में जाएगा। नॉलेज होना, मेंटली डेंजरस एक्ट कर रहा था और वो एक्ट जो है वो उसका डेथ इज द मोस्ट लाइकली आउटकम है, कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, वो डी में फॉल करेगा और जो सजा होगी वो मर्डर के लिए होगी। ओके सभी को समझ में आ गया? रोहित मिश्रा आपको आया था ना? जी सर आ गया। ओके चलिए अब हम एक्सेप्शन भी देख लेते हैं। एक्सेप्शन भी क्या टाइम हो रहा है, कोई टाइम बताइए जल्दी से। 3:10 ओके 3:30 में कोई बताएंगे? 3:30 तक या 3:40 तक क्लास चलेगी बस। हम एक्सेप्शन स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन चलिए पहला एक्सेप्शन देखिए लिखा हुआ है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट। अभी तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अभी तक का जो भी प्रोविजन देखिए, मर्डर का प्रोविजन है, कोई कंफ्यूजन ना रखिएगा किसी में भी, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन हमेशा रहते हैं। कल्पेबल होमिसाइड का प्रोविजंस, मर्डर का प्रोविजंस, आपको चारों प्रोविजंस याद होने चाहिए। कितना आसान तो प्रोविजंस है। कल्पेबल होमिसाइड में था इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी या नॉलेज, इसमें भी था इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी, लाइकली टू कॉज डेथ, फिर इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी, सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्ट, फिर नॉलेज की एमिनेंटली डेंजरस एक्ट कर रहे हैं जो कि जिसके डेथ ही मोस्ट लाइकली रिजल्ट है और आपका कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं। यही तो बस इतने पॉइंट्स हैं इसमें, और इलस्ट्रेशन भी है वो सब भी वही बता रहे हैं। चलिए आते हैं एक्सेप्शन 1 पे। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। कब मर्डर? एक्सेप्शन क्या है वही बताएंगे कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगी, वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में जाएगा। ये सब एक्सेप्शन यही बताते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू नहीं, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में जाएगा। ठीक है, ये यानी कि बस यही डिफरेंस के ग्राउंड नहीं है, और भी डिफरेंस के ग्राउंड है। अभी डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे डिफरेंसेस है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में, लेकिन ये भी है। ये जो एक्सेप्शंस है ये जो किसमें फॉल कर जाएंगे, अगर कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शन अप्लाई होता है तो वो जो एक्ट है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में चला जाएगा, ना कि अमाउंटिंग टू मर्डर। अगर अमाउंटिंग टू मर्डर होता है तो मर्डर के लिए पनिशमेंट मिलता है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए बस पनिशमेंट मिलता है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो हम लोगों ने पनिशमेंट डिस्कस भी किया हुआ है। चलिए तो लिखा हुआ है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर whilst
deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation, causes the death of the person who gave the provocation, or causes the death of any other person by mistake or accident. काफी आसान से भाषा में लिखा हुआ है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन को हम लोग ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के हेड के अंदर पढ़ते हैं। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन तो बोल रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा। कल्पेबल होमिसाइड जो होगा वो मर्डर नहीं होगा। मर्डर नहीं होगा का मतलब नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। कब? जब कोई पर्सन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किसी को मार देता है। और किसको मारता है? जिसने किया था ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन उसी को। अब ये नहीं कि कोई किया हम किसी को और को मार दिए। प्रोवोकेशन कोई किया हम जाके उसके बच्चे को मार दिए तो डिफेंस नहीं मिलेगी। जिसने किया उसी को। लिखा हुआ है देखिए, who gave the provocation causes the death of the person who gave the provocation। तो who gave को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ये क्लियर रहनी चाहिए, जिसने प्रोवोक किया उसी को मार रहे हैं। ठीक है, ये आप बदला नहीं निकाल रहे हैं किसी और को जाके मार के। जो प्रोवोकेशन दिया उसी को मार रहे हैं। who gave the provocation और causes the death of any other person by mistake। या अगर कोई और का डेथ हो रहा है तो वो मिस्टेक से हो रहा है, एक्सीडेंट से हो रहा है। अदर पर्सन का डेथ मिस्टेक या एक्सीडेंट से होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है मिस्टेक जो होती है वो एक डिफेंस है, पहले ही पढ़ा हुआ है। एक्सीडेंट जो होता है वो डिफेंस है। तो अगर मिस्टेक या एक्सीडेंट से ना हुआ हो तो किसी और को मारेंगे तो वो मर्डर ही माना जाएगा। वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू नहीं, अमाउंटिंग टू मर्डर में जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अंडर में आप किसी पर्सन को मार रहे हैं, उसी पर्सन को जिसने आपको प्रोवोक किया, तो ये जो होगा आप डिफेंस क्लेम कर सकते हैं इस एग्जम्पशन का। और इसका एग्जम्पशन क्लेम करने का मतलब ये नहीं कि आप लायबिलिटी से फ्री हो गए। आप नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में चले जाएंगे। आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिशमेंट मिलेगी। जो हमने पनिशमेंट पढ़ा है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट मिनिमम 5 अप टू 10, या नॉलेज वाली हो तो अप टू 10 उस सजा जाएगी। लेकिन मर्डर में डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट ये नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये बोल रही है। और आगे देखिए इसका कई प्रोवाइडो दिया हुआ है। प्रोवाइडेड दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट, इसका प्रोवाइडो दिया हुआ है। provided that the provocation is not sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to any person। देखिए लिखा हुआ है कि जो आपका जो प्रोवोकेशन है sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to, provided that the provocation is not sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing। ये नहीं होनी चाहिए कि वो वॉलंटरली खुद से ही वो प्रोवोक किया हो। ऐसा नहीं कि एक्यूज ने जो है वो खुद से ही प्रोवोक किया हो और उसका फायदा उठाया हो। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि खुद से वॉलंटरली वो प्रोवोक्ड नहीं होना चाहिए ऑफेंडर द्वारा, ताकि मैं इसका एक्सक्यूज लूंगा। इस एक्सक्यूज लूंगा तो जाहिर सी बात हम जब आरओपीटी पढ़ रहे थे उसमें पढ़े थे कि एग्रेसर जो होता है खुद फायदा नहीं ले सकता। एक एग्रेसर जो है वो आरओपीटी का फायदा नहीं ले सकता है कि आपने खुद एग्रेसिव एक्ट किया हुआ था, खुद एग्रेसर थे आप और आरओपीटी का डिफेंस ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि जो प्रोवोकेशन है वो वॉलंटरली प्रोवोक्ड नहीं होनी चाहिए ऑफेंडर द्वारा, और आप उसको एज एन एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि प्रोवाइडो फिर दूसरा है गिवन बाय एनीथिंग डन इन द ओबीडियंस टू द लॉ और बाय ए पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। अब ये नहीं कि कोई लॉ को ओबीडियंस में कोई पब्लिक सर्वेंट प्रोवोक कर दिया आपको और आप उसी को मार दिए। कोई लॉफुल एक्सरसाइज कर रहा हो, आपको अरेस्ट कर रहा हो, कोई अरेस्ट करने आपको आया हुआ है, आप एक वेटरन क्रिमिनल है और आपको बोल रहा है कि आप रुक जाइए नहीं तो आपको गोली मार दी जाएगा, और आपको गुस्सा आ गया कि ये तो हमको मारने की बात कर रहा है और आप उसी को मार दिए। ये प्रोवोकेशन का ये सब ग्राउंड नहीं है कि आप कोई लॉफुल अथॉरिटी का एक्सरसाइज करते हुए कोई एक्ट कर रहा है और आप उससे प्रोवोक होके आप उसको कुछ एक्ट आप उसको इंजुरी कॉज कर दे। तो ये एक्सेप्शन प्रोवाइडो दिया हुआ है कि कब कब प्रोवोकेशन नहीं अप्लाई होगा। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का फायदा आप कब कब नहीं ले सकते हैं। फिर लिखा हुआ है गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब कोई लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ आरओपीटी कर रहा है, आरओपीटी मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का कोई लॉफुल एक्सरसाइज कर रहा है, उससे भी हम नहीं प्रोवोक हो सकते हैं। अब सामने वाला जो पर्सन है अगर वो एग्रेसर नहीं है तभी तो लॉफुल एक्सरसाइज कर रहा है। एक एग्रेसर जो है आरओपीटी का लॉफुल एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं आरओपीटी में। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को आरओपीटी बोल रहा हूँ तो एक कोई लॉफुल मान लीजिए कोई पर्सन है जो लॉफुली एक्सरसाइज कर रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब जो है मैं उससे प्रोवोक हो जाऊं कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तो ये मुझे बोल रहा है, धमकी दे रहा है, अब मैं इसे प्रोवोक होकर मैं उसको मार दूं, तो ये भी कोई डिफेंस नहीं है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का। इस एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा क्योंकि सामने वाला जो पर्सन था वो आरओपीटी का लॉफुली एक्सरसाइज कर रहा था। अगर कोई आरओपीटी का लॉफुली एक्सरसाइज कर रहा है, लॉफुली प्रैक्टिस कर रहा है, देन जो है
आप जो है जो भी एक्ट करेंगे वो जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये वो एक्सेप्शन से जो बताते हैं कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कब नहीं अप्लाई होगी। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, whether the provocation was grave and sudden enough to prevent the offense from amounting to murder is a question of fact। जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ही होगा, क्योंकि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से पता चलेगा ना कि प्रोवोकेशन कितना था, प्रोवोकेशन उस लेवल का था या नहीं कि आप किसी का मर्डर कॉज कर सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से पता चलेगा। अगर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से लगता है कि जो प्रोवोकेशन था वो ग्रेव था, सडन था। ग्रेव का क्या मतलब? ग्रेव का मतलब कि वो इतना सीरियस नेचर का प्रोवोकेशन था कि कोई ऑर्डिनरी पर्सन प्रोवोक हो सकता था, ये नहीं कि आप प्रोवोक हो गए खुद से। सडन का क्या मतलब? मतलब प्री प्लान्ड नहीं होना चाहिए, आप प्री प्लान्ड नहीं हो सकते आपका एक्ट, सडन था वो, आप अचानक से वो चीज हुआ और आप प्रोवोक हो गए। आपका जो एक्ट होगा, आपने जो एक्ट किया वो प्री प्लान्ड प्री मेडिटेटेड नहीं हो सकता है। आपने सडनली आपका प्रोवोकेशन किया गया जो कि अनएक्सपेक्टेड था, और तब आपने आपका वो रीजन होना चाहिए आपके प्रोवोकेशन का। ठीक है, समझ में आया आपको? इसका केस लॉज हम लोग, इसका केस लॉज एक बहुत लीडिंग केस लॉज है, आप सभी को पता है, केम नानावती का। जानते हैं कि नहीं आप लोग? कौन कौन जानता है? मूवी बनी हुई थी उस पे, कौन सी? रुस्तम। रुस्तम। हाँ, तो क्या हुआ था रुस्तम के लास्ट में? कन्विक्शन हुआ था कि एक्विटल हुआ था? सर कन्विक्शन होना चाहिए क्योंकि केम उसमें नानावती वाले केस में क्या हुआ था? एक्विटल हुआ था कि कन्विक्शन हुआ था? सर्टेन होगा, सर्टेन प्रोवोक हुआ था वो तो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन किया हुआ था, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन किया हुआ था। केम नानावती का फैक्ट्स आप सभी जानते हैं, वही फैक्ट्स थी, नेवल ऑफिसर थे। सर कन्विक्शन ही हुआ था ना? हाँ, कन्विक्शन ही हुआ था, कन्विक्शन। सर इसी ग्राउंड पे ना कि उसको प्लान करने का, वो प्री प्लान करने का टाइम बिल्कुल बिल्कुल सोनाक्षी, देखिए इसका फैक्ट तो आप सभी जानते ही हैं कि नेवल ऑफिसर थे, कौन? केम नानावती, और वो उन्होंने प्रेम आहूजा जो था उसको मार दिया था। अफेयर का जब पता चला था कि उनकी वाइफ के साथ अफेयर है, फिर तो मेन मेन इशू कोर्ट में यही था कि क्या वो उनका जो मारा था उन्होंने, क्या वो प्लान्ड और प्रीमेडिटेटेड था या वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में था? जो ये एक्सेप्शन है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, उसमें फॉल करेगा, या वो प्री प्लान्ड प्रीमेडिटेटेड था? तो हाईकोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अल्टीमेटली यही बोला कि उनका जो एक्ट ऑफ किलिंग था वो प्रीमेडिटेटेड एंड प्री प्लान्ड था। देयर वाज सफिशिएंट टाइम कि वो अपना गुस्सा को शांत कर सकते थे, उनके पास सफिशिएंट टाइम था कि अपना जो सेल्फ कंट्रोल जो उन्होंने खो दिया था, वो क्लेम जो कर रहे थे कि सेल्फ कंट्रोल खो दिया था, तो सेल्फ कंट्रोल गेन करने के उनके पास सफिशिएंट टाइम था। लेकिन फिर भी उन्होंने मर्डर कमिट किया, तो माना गया कि उनका जो एक्शन था वो प्रीमेडिटेटेड था और पर्पसली उन्होंने वो किया हुआ है, और एक तरह से प्लान करके कहानी बनाई हुई है कि मैंने ऐसे किया हुआ है, तो उनको सजा हुई थी। ठीक है, हाउएवर वो अलग है बात है कि उनको मूवी में छोड़ दिया गया था। हाँ 3 साल के शायद बाद उनको पेरोल पे छोड़ दिया गया, फिर वो कनाडा या कोई देश शिफ्ट हो गए थे। मूवी में तो सर छोड़ दिया गया था पहले ही उसमें। क्या? हाँ मूवी मूवी में। में मूवी में गलत दिखा दिया गया है। हाँ मूवी में जूरी का डिसीजन दिखाया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब कुछ दिखाया नहीं, और लेकिन वो कन्विक्शन नहीं हुई थी। मूवी के देख के ऐसा, जो भी मूवी जो नॉन लॉ पर्सन है उनको लगता है कि वो बच गया बच गया बच गया, लेकिन एक्चुअली वो कन्विक्ट हुए थे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ओके, और बट क्योंकि उनकी पहचान बहुत बड़े बड़े लोगों से थी, उस समय के जो भी गवर्नमेंट में थे उनसे, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर तक से जान पहचान थे उनकी। तो कुछ 2-3 साल वो जेल में जब रहे, उसके बाद उनको बाहर छोड़ दिया गया, सरकार ने रेमिट वेमिट करवा दिया, और वो पैरोल पे पहले निकले, उसके बाद एडमिशन भी हो गया था। उसके बाद वो कनाडा शिफ्ट होकर विदेश चले गए और बाकी का लाइफ वहीं पे गुजारे थे। तो जेल में शायद 3 ही साल तक रहे थे, शायद क्या 3 ही साल तक रहे थे। ओके, लेकिन लॉफुली तो कन्विक्शन हुई थी ना, तो हमें तो वहीं तक बस देखना है कि कन्विक्शन हुई थी। ओके, उससे बाद की बात हमें नहीं मतलब है, लेकिन यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं मिला था उन्हें, और जो कि मिल गया था मूवी में, यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं मिला और उनकी कन्विक्शन हो गई थी। ठीक है, किसी को कोई डाउट? आकृति?
ओके चलिए ठीक है। एक और ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे एक और केस है महमूद का, महमूद वर्सेस स्टेट। इसमें एक तरह से कोर्ट ने समराइज किया हुआ था कि आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस लेने के लिए जो आपको आपका जो प्रोवोकेशन है दैट मस्ट बी सडन भी होना चाहिए और ग्रेव भी होना चाहिए, और आप सेल्फ कंट्रोल खो दिए रहने चाहिए। और सेल्फ कंट्रोल, एक तो पहली बात सेल्फ कंट्रोल आप खो दिए रहने चाहिए। और सेल्फ कंट्रोल खोने का क्या मतलब होता है? इसका खोने का मतलब आप रैशनल थिंकिंग के लिए कैपेबल नहीं है, आप अपने एक्ट के नेचर एंड कंसिक्वेंसेस समझने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं बचे, और आप रैशनली अब थिंक नहीं कर पाएंगे। इसी को कहते हैं सेल्फ कंट्रोल खो देना। और सेल्फ कंट्रोल खोने का रीजन क्या होना चाहिए? रीजन होना चाहिए कि एक ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन। जो ग्रेव प्रोवोकेशन का मतलब मैंने बताया आपको कि ये भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जो डिसाइड करेगी कि किस लेवल ऑफ प्रोवोकेशन था। क्या कोई रीजनेबल पर्सन, ऑर्डिनरी दूसरा पर्सन को अगर रखा जाए उनके जगह पे, जो भी एक्यूज्ड है उनके जगह पे कोई दूसरा पर्सन रहता, तो क्या उस सिचुएशन में उस फैक्ट से इतना प्रोवोक हो सकता था क्या? तो ये बताती है कि ग्रेव था कि नहीं। ये नहीं कि कोई क्लेम कर रहा है कि नहीं मैं प्रोवोक हो गया था, ये क्लेम करना इनफ नहीं है, वो ग्रेव रियली होनी चाहिए। और ग्रेव रियली होनी चाहिए कैसे पता चलेगी? ये पता चलेगी कि दूसरा कोई नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन भी क्या प्रोवोक हो सकता था उस बात से, ऐसे पता चलेगी। और सडन तो होना ही चाहिए। सडन का मतलब वो प्रीमेडिटेटेड आपका एक्ट नहीं होना चाहिए। आप जो है टाइम गैप कम होनी चाहिए। आपका जो प्रोवोकेशन का जो रीजन है और आपने जो एक्ट कमिट किया है उसमें टाइम गैप कम होनी चाहिए, तभी तो मानी जाएगी कि आपने जो एक्ट किया वो प्लान्ड रूप से और प्रीमेडिटेटेड नहीं किया हुआ है, आपने उसी प्रोवोकेशन के वजह से वो एक्ट किया हुआ है। ठीक है, यही चीजें बातों को समराइज की गई थी, बताई गई थी इस केस में। ओके, समझ में आई आपको पहला एक्सेप्शन? पहला एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन समझ में आया आपको? चलिए दूसरा एक्सेप्शन, अभी है ना टाइम, 3:40 नहीं हुई है ना? डीके दुबे बताइए। अभी 23 हुआ है। ओके ओके, चलिए दूसरा एक्सेप्शन भी हो जाएगा, दूसरा तीसरा। चलिए इसका इलस्ट्रेशन भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं। चलिए पहले लिखा हुआ है कि ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन excited by a provocation given by Z. A under the influence of passion excited by a provocation given by Z. किसमें? सडन प्रोवोकेशन में वो कर रहा है इंटेंशनली, किस? Y, Z चाइल्ड। देखिए यहीं पे बात खत्म हो गई। प्रोवोकेशन कौन दिया? Y दिया, Z दिया, और मार किसको दे रहा है? Y को, Z का बच्चे को। हमने पढ़ा है कि जो प्रोवोकेशन दे रहा है उसी को आप मार सकते हैं। जिसने प्रोवोकेशन दिया हुआ है, जिसने कॉज किया हुआ है प्रोवोकेशन, आप उसी को किल करेंगे तभी जस्टिफाई होगी, तभी इस एक्सेप्शन में फॉल करेगा। और प्रोवाइजो जो दिया था, प्रोवाइजो नहीं, वो मेन एक्सेप्शन में ही लिखा हुआ है कि आप जो है अगर अदर पर्सन को किल कर रहे हैं, उससे निकल के आ रही है तो नहीं जस्टिफाई होगी, आप एक्सेप्शन नहीं फॉल करेगा। यहाँ पे उसके बच्चे को मार दिया है तो ये नहीं आएगी, एक्सेप्शन में नहीं फॉल करेगी। दिस इज मर्डर, मर्डर हो जाएगी इन एज मच एज द प्रोवोकेशन वाज नॉट given by the child and the death of the child was not caused by accident. Accident means fortune इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वहां लिखी हुई थी सेक्शन में, एक्सेप्शन में, कि एक्सीडेंट की वजह से और मिस्टेक की वजह से, मिस्टेक और एक्सीडेंट की वजह से नहीं कॉज हुई रहनी चाहिए। तो चाइल्ड का जो डेथ है ना ही एक्सीडेंट से हुई है ना ही मिस्टेक से हुई है, और प्रोवोकेशन चाइल्ड ने किया ही नहीं था, तो ये मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर हो गया ये। ओके, अगला, वाई गिव्स ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू ए। A on this provocation fires a pistol at Y, neither intending nor knowing himself to be likely to kill Z, who is near him, but out of sight. A kills Z. Here A has not committed murder, but merely culpable homicide. देखिए इतना आसान है, बोल रहा है कि पता नहीं था, वो जानबूझ के जेड को नहीं मार दिया, वो देखा भी नहीं था, जेड जो है उसके साइट, आउट ऑफ साइट में था, वो जानबूझ के नहीं मारा, मिस्टेकनली जेड डेथ हो गया। तो जाहिर सी बात है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में जाएगा, ना कि अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि लिखा हुआ था एक्सेप्शन में कि अदर पर्सन का जब डेथ कॉज हो बाय मिस्टेक या बाय एक्सीडेंट, तब तो वो एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा। लेकिन अगर बाय मिस्टेक या एक्सीडेंट नहीं हो रहा है और अदर पर्सन डेथ कॉज हो रहा है तो आप नहीं, एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। ओके, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है ना किसी इलस्ट्रेशन में? ओके, आगे देखते हैं। A is willingly arrested by Z, sorry, lawfully arrested by Z, a bailiff. A is excited to sudden and violent passion by the arrest and kills Z. This is murder in as much as the provocation was given by a thing done by a public servant in exercise of power. ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोवाइजो में कि अगर पब्लिक सर्वेंट कोई लॉफुल काम कर रहा है उसकी वजह से आप प्रोवोक होकर नहीं कुछ कर सकते हैं।
पब्लिक सर्वेंट यहाँ लॉफुल काम कर रहा है, अब उसके वजह से आप प्रोवोक हो गए तो आप एक्सेप्शन में नहीं फॉल करा पाएंगे, आप मर्डर के लिए लायबल होंगे, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए नहीं। यहाँ पे आपका जो एक्ट है अमाउंट्स टू मर्डर, मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। अगला, ए अटेम्प्ट टू पुल जेट्स नोज, Jade in the exercise of the right of private defense lays down a attempts to pull Jade's nose. Jade in the exercise of right of private defense lays hold of A to prevent him from doing so. A is moved to sudden and violent passion in consequence and kills Jade. This is murder in as much as the provocation was giving by a thing done in the exercise of right of private defense. This is murder in as much as the provocation was giving by a thing देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो है जेड का नाक खींच रहा है, अटेम्प्ट्स टू पुल जेड्स नोज, और जेड क्या कर रहा है, इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लेज होल्ड ऑफ इज होल्ड, आपके में हैंड लिखा हुआ है कि होल्ड लिखा हुआ है कि मेरे में गलत लिखा हुआ है? होल्ड ही है सर, होल्ड लिखा हुआ है। Of A to prevent him from doing so. A is moved to sudden and violent passion in consequence and kills Jade. This is murder in as much as the provocation was giving by a thing done in the exercise of right of private defense. अब देखिए वो तो जो पर्सन कर रहा है, आप जो प्रोवोक हो गया, हमने एक और प्रोवाइजो पढ़ा था कि सामने वाला अगर लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस कर रहा है, सामने वाला अगर प्राइवेट डिफेंस को लॉफुली एक्सरसाइज कर रहा है, उससे हम प्रोवोक नहीं हो सकते हैं। अब आप जो एक्ट कर रहे थे उसको वो प्रिवेंट करने के लिए अपना सेल्फ डिफेंस में आपको रोक दिया, मान लीजिए, अब रोक दिया तो आप प्रोवोक हो गए कि ये मुझे क्यों रोक दिया, अब हम मर्डर कर दिया आप उसको, तब आप एक्सेप्शन में नहीं फॉल करा पाएंगे, क्योंकि वो सामने वाले ने जो एक्ट किया वो प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किया, वो भी लॉफुली एक्ट किया, he was exercising his right of private defense lawfully। अब आप उसके lawfully exercise of right of private defense से नहीं प्रोवोक हो सकते हैं। कोई भी पर्सन जब lawfully exercise कर रहा होता है अपना आरओपीडी का राइट्स, then you can't be provoked by his exercising of his right। और आप अगर प्रोवोक होकर एक्ट किए हुए हैं तो आपकी लायबिलिटी मर्डर के लिए ही बनेगी, आप नॉट अमाउंटेड टू मर्डर में नहीं जा सकते हैं। समझ में आई आपको? मुस्कान, 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 अच्छा लाइब्रेरी में, तो यस नो बोल दीजिए। अच्छा नहीं समझ में आई, ओके ओके। देखिए फिर से बताता हूँ, ये इलस्ट्रेशन से ये बता रहा है जो हमने प्रोवाइजो भी पढ़ा कि कोई पर्सन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का सही यूज कर रहा है। मान लीजिए मैं आपको मारने आ गया, तो आप क्या करेंगी? बचाएंगी ना खुद को बचाना आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। अब मैं आपको मार रहा हूं और आपने बचना शुरू किया, आपने बचने के क्रम में मुझ पे भी थोड़ा बहुत अटैक कर दिया, ठीक है, तो आप आरओपीडी एक्सरसाइज कर रहे थे, वो भी लॉफुली, क्योंकि ये जस्टिफाइड है खुद को बचाना। अब मुझे गुस्सा आ गया, और ज्यादा गुस्सा आ गया कि आप ये कैसे आपने मुझ पे हाथ उठा दिया, कैसे आप खुद को बचाने लगी। अब मैं क्या कर दिया, मैं मर्डर कॉज कर दिया। अब मैं क्लेम कर रहा हूं कि नहीं, मुझे एग्जेम्पशन दे दिया जाए, मुझे नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में दिया जाए, क्योंकि मुझे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो गया था, आपके एक्ट ने मुझे प्रोवोक कर दिया था, मुझे डिफेंस नहीं मिलेगा, इस एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का रीजन क्या है? रीजन आपका एक्ट है, और आपका जो एक्ट था वो तो आरओपीडी के एक्सरसाइज में आप कर रही थी। आपने जो एक्ट किया वो आरओपीडी के लॉफुली एक्सरसाइज करते हुए किया। तो आप जब आरओपीडी का लॉफुली एक्सरसाइज कर रहे थे, उससे मैं प्रोवोक नहीं होना चाहिए मुझे प्रोवोक। अगर मैं प्रोवोक होकर जो एक्ट करूंगा उसके लिए मैं लायबल होऊंगा कंप्लीटली। ओके मुस्कान, ओके। आकृति आपको समझ में आया? सोनाक्षी कश्यप आपको? रोहित मिश्रा? यस सर, आ गया। कल्पना वाइस? यस सर, आ गया। ओके ओके। जस्ट सिंपल, कोई पर्सन लॉफुल एक्सरसाइज कर रहा है अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, देन उसके उस लॉफुल एक्ट से हम प्रोवोक नहीं हो सकते हैं। और अगर हम मैंने प्रोवोक हो गए तो जस्टिफाई नहीं की जा सकती, इस एक्सेप्शन में नहीं फॉल करेगा। इस एक्सेप्शन में फॉल कर जाता तो क्या फायदा मिलता? फायदा नहीं मिलता, कुछ कम सजा मिल जाती, यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में चला जाता और सजा कम हो जाती। लेकिन नहीं फॉल कर रहा है तो क्या मर्डर के लिए सजा बनेगी, मतलब हार्श नेचर की सजा मिलेगी, ठीक है। और मर्डर की सजा क्या होती है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, डेथ पेनाल्टी होती है, ठीक है। ये इसके
जेड स्ट्राइक्स बी, जेड इज प्रोवोकेशन वायलेंट डिवाइस। ओके, अगला हम लोग पढ़ते हैं। अगला एफ बाकी है, एफ बाकी रह गया, इलस्ट्रेशन एफ। जेड स्ट्राइक्स बी, जेड जो है बी को स्ट्राइक करता है। बी इज बाय दिस प्रोवोकेशन एक्साइटेड टू वायलेंट रेज, ठीक है। A bystander intending to take advantage of B's race and to cause him to kill Jed puts a knife into B's hand for that purpose. B kills Jed with knife. Here B may have committed only culpable homicide. A is guilty of murder. देखिए अभी बहुत ही आसान और सिंपल है। बोल रहा है कि हम दो लोगों में मान लीजिए झगड़ा हो रही है, झगड़ा हो रही है, झगड़ा ही है ना, स्ट्राइक किया हुआ है, ठीक है। जो भी रीजन है, यहाँ पे बोला है कि मार दिया, उसकी वजह से झगड़ा शुरू हो गई। दो लोगों में झगड़ा हो रही है, एक पर्सन प्रोवोक हो गया, दूसरे के एक्ट से एक पर्सन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में चला गया, सच में चला गया, जैसा कि इस इलस्ट्रेशन में भी है कि सच में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में चला गया। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किसी को मार देना क्या में चला जाता है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में चला जाता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि एक तीसरा पर्सन जो खड़ा था वो इंटेंशनली क्या कर रहा है, मुझे चाकू दे रहा है कि तुम इसी से मार दो। वो तो प्रोवोकेशन में नहीं है ना, वो प्रोवोकेशन में नहीं है, वो फायदा उठाया इस सिचुएशन का, उसने मुझे चाकू दे दिया कि तुम इससे मार दो। अब मैं मार रहा हूं तो मैं तो प्रोवोकेशन के अंडर में मार रहा हूँ, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो मेरी लायबिलिटी किस चीज के लिए बनेगी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए, क्योंकि ये एक्सेप्शन अप्लाई हो जाएगा मुझ पे, क्योंकि मैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में था और मैंने जो है होमिसाइड कमिट किया, तो मेरी एक्ट होगी नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। लेकिन उसकी जो बगल में इंसान था जिसने चाकू दिया, वो तो ना ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में था, लेकिन मर्डर में वो कमिट कर रहा है, एबेट कर रहा है मर्डर को बाय एड। एबेटमेंट बाय एड हमने पढ़ा हुआ है, जो थर्ड काइंड ऑफ एबेटमेंट है, वो एड कर रहा है इन द क्राइम कमीशन, वो भी प्रेजेंट होकर क्राइम सीन पर, उसकी सजा बराबर के लिए बनेगी। हमने पनिशमेंट पढ़ा हुआ था एबेटमेंट बाय एड का, तो क्या था, एग्जैक्टली सेम मिलेगी सजा, यानी वो भी मर्डर के लिए पनिशमेंट, तो उसकी पनिशमेंट मर्डर के लिए बनेगी। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू, नहीं अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए बनेगी, क्योंकि वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में नहीं था, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में मैं था। तो यही बोल रहा है इलस्ट्रेशन कि मैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किसी को मार रहा हूं तो मुझे तो डिफेंस मिल गया, लेकिन कोई बगल का इंसान जो फायदा उठाए सिचुएशन का, जो प्रोवोकेशन के इन्फ्लुएंस में नहीं है, उसने एड किया मर्डर में, तो उसकी लायबिलिटी मर्डर के लिए बनेगी और मेरी लायबिलिटी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए बनेगी। समझ में आया सभी को? मुस्कान, मुस्कान, ओके ओके। आइए हम लोग दूसरा एक्सेप्शन डिस्कस करते हैं। दूसरा एक्सेप्शन, इसका हम लोग कैसे डिस्कस कर लिए, एक्सेप्शन 1 का। एक्सेप्शन 2 पे आते हैं। एक्सेप्शन 2 लिखा हुआ है, एक्सेप्शन 2 देखिए, अब कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, फिर नहीं मर्डर होगा। इफ द ऑफेंडर, देखिए ये जो सेंटेंस है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, ये इटसेल्फ बताता है कि वो कल्पेबल होमिसाइड तो है, लेकिन बस मर्डर नहीं होगा, यानी क्या रह गया, वो कल्पेबल होमिसाइड ही रह गया। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड तो है लेकिन मर्डर बस नहीं बन पाया, यानी इसलिए सजा मिल रही है कल्पेबल होमिसाइड के लिए और ना कि मर्डर के लिए। और मर्डर बन जाता, नॉर्मली कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाता, और कब मर्डर बनता वो हमने इसी सेक्शन में पढ़ा हुआ है, कब मर्डर बन जाता 101 में, कि जो हमने 4 पढ़ा हुआ है, विद इंटेंशन टू किल, विद इंटेंशन टू कॉज बॉडी इंजरी, वही 4 केसेस होते हैं, क्योंकि उसका भी स्टार्टिंग वही ऐसे ही था, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाता ये इन चारों केसेस में। लेकिन अब दे रहा है कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर, एक्सेप्शंस में ही बता रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा, यानी कि वो कल्पेबल होमिसाइड ही रह जाएगा, उसकी सजा होगी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए बनेगी। चलिए, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर इन the exercise in the good faith of the right of private defense of person or property exceeds the power given to him by law and causes the death of person against whom he is exercising right of self-defense without premeditation and without any intention of doing more harm than necessary for the purpose of self-defense। बहुत आसान है ये वाला, बहुत आसान है। क्या बोल रहा है एक्सेप्शन 2? एक्सेप्शन 2 है, ये बोल रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा। कब? जब कोई पर्सन आरओपीडी का यूज कर रहा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन करते हुए अपने राइट को एक्सीड कर गया है। हमने पढ़ा हुआ है एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ आरओपीडी, पढ़ा हुआ है कि नहीं, कि आरओपीडी कैसे यूज की जाती है, प्रोपोर्शनल मैनर में यूज की जाती है। जितना लेवल ऑफ थ्रेट है उतना ही आपको रिटेलिएट करना है, आप अपने थ्रेट को रिपेल करना है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जो राइट होता है वो जो है एक प्रिवेंटिव राइट है, कोई एग्रेसिव राइट नहीं है, प्यूनिटिव राइट नहीं है कि आप कोई आप पे हमला कर दिया, आप उसको सजा देके पनिश कर दिए, उसको सब कर दिया, किसी ने आपका कॉलर पकड़ लिया तो आप उसको मारने लगे। उसमें आपको बस अपनी
आपके ऊपर जो थ्रेट है उसको रिपेल करना है, यू हैव टू रिपेल द थ्रेट। और जैसे ही आपने थ्रेट को रिपेल कर दिया, आपका राइट एक्सटिंक्ट हो जाता है, आपका राइट एंड हो जाता है, ओवर हो जाता है। सब हमने पढ़ा हुआ है कि राइट कब एंड हो जाता है, कब शुरू होता है। तो यहाँ वही बात की जा रही है। मान लीजिए आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे थे, लेकिन करते वक्त आपने अपने लिमिट क्रॉस कर गए। फॉर एग्जाम्पल कि सामने वाला पर्सन आपको मार रहा है, हाथों से मार रहा है, आप भी हाथों से मार रहे थे, लेकिन मारते मारते आप उसको वो जो इंजरी आपको कॉज कर रहा था, फेटल नहीं, इतना नहीं मार रहा था कि आप मर ही जाते आप, लेकिन मार रहे हैं, मारते मारते आपने मार दिया उसको, जान से मार दिया, या ग्रीवियस हॉट कॉज कर दिया, आपने उसको वाइटल पार्ट ऑर्गन कर दिया, वाइटल पार्ट। अब जो है आपका जो आपने आरओपीटी को एक्सीड कर दिया, आप पे जो थ्रेट था वो नॉर्मल इंजुरी का था, आप पे जो थ्रेट था हॉट का था, लेकिन आपने रिटेलिएट करने में ग्रीवियस हॉट कॉज कर दिया। तो आपने अपनी लिमिट को एक्सीड कर गए, आपने आपकी जो आरओपीटी की लिमिट थी उसको आपने एक्सीड कर दी। एक्सरसाइज आपने आरओपीटी सही से कर रहे थे, आपने प्राइवेट डिफेंस की एक्सरसाइज स्टार्ट सही से किया, लेकिन एंड होते होते आपने अपनी लिमिट एक्सटेंड कर दी। तब बोल रहा है कि अगर आपने लिमिट एक्सटेंड कर दी और सामने वाले की डेथ कॉज कर दी, हाउएवर डेथ जो है आपका प्रीमेडिटेटेड नहीं है, डेथ के लिए आपका इंटेंशन नहीं था। अगर इंटेंशन और प्रीमेडिटेटेड रहे तब कहाँ एक्सेप्शन में फॉल करेगा, तब तो वो कंप्लीटली मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। लेकिन आपने जो डेथ कॉज किया, दैट वाज नॉट प्रीमेडिटेटेड, दैट वाज नॉट इंटेंडेड, बट यू हैव कॉज्ड डेथ while exercising your right of private defense, but you have exceeded your right, exceeded the limitations of the right, and you have caused the death, then you are liable for culpable homicide not amounting to murder। आपकी liability मर्डर के लिए नहीं, not amounting to murder के लिए होगी। समझ में आया आप लोगों को ये वाली बात? कब आरओपीटी एक्सरसाइज करते हुए अपनी राइट को एक्सीड कर जाना, कैसे एक्सीड करते हैं, वही एग्जांपल्स। बॉडी या प्रॉपर्टी किसी में भी कोई चोरी करने आया हुआ है और आपने उसका मर्डर कॉज कर दिया, चोरी करने आया हुआ है तो मर्डर कॉज करना इज नॉट जस्टिफाइड। हमने पढ़ा हुआ है कि व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी मे एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ ऑफ द परपिट्रेटर का कब आप डेथ भी कॉज कर सकते हैं। उसमें थेफ्ट तो नहीं था, तो कोई थेफ्ट कॉज कर रहा है, आप उसको प्रिवेंट करने में आपसे मर्डर कॉज हो जाए। मर्डर कॉज करने का आपका इंटेंशन नहीं था, जानबूझ के आपने मर्डर नहीं कॉज किया, लेकिन आपसे हो गया है, आप उससे रिटेलिएट कर रहे थे, लेकिन उस प्रोसेस में आपने डेथ कॉज कर दिया, तो आपने एक्सीड कर गया अपना आरओपीटी, तो आपकी लायबिलिटी तो बनेगी। आपने हत्या की, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए ना बन करके नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, आपको इस एक्सेप्शन का थोड़ा बहुत फायदा मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। ओके ओके, ठीक है। इसमें एक केस था भंवर सिंह का केस, था भंवर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। उसमें बोला गया था कि जो एक्यूज है, एक्यूज का बर्डन होता है कि आप प्रूफ कीजिए कि आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एग्जिस्ट कर रहा होता है, क्योंकि सबसे पहले आपको प्रूफ करना होगा कि आपके पास आरओपीडी था, तब ना ये होगा कि आपने आरओपीडी एक्सीड किया। अगर आरओपीडी रहेगा ही नहीं तब तो डायरेक्ट आप मर्डर के लिए लायबल हो जाएंगे ना। आरओपीडी रहना तो जरूरी है ना, तभी तो होगा कि आपने उसको एक्सीड कर गए थे। तो सबसे पहले तो ये कब होता है, जनरली ये सिचुएशन तभी आती है कि जो एक्यूज होता है वो क्लेम करता है आरओपीडी का कि हमें कंप्लीट एग्जाम्पशन दे दिया जाए। आरओपीडी का क्लेम करता है कि हमें कंप्लीट एग्जाम्पशन दे दिया जाए कि मैंने आरओपीडी को एक्साइड करते हुए मर्डर कॉज किया हुआ है, हमने होमिसाइड कॉज किया हुआ है। लेकिन होता ही है कि आरओपीडी में आ तो जाता है, ये केसेस से पता तो चलता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा रहा था, वो भी सही से किया जा रहा था, लेकिन होता ही है कि आपने उसको एक्सटेंड कर गए, आपकी जो लिमिटेशन थी आपने उसको एक्सटेंड कर गए, तो इसलिए सजा तो मिलेगी, लेकिन नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए। तो इस केस में यही बोला गया था कि आरओपीडी प्रूफ करना आपकी जिम्मेवारी है। इट इज द लायबिलिटी ऑफ द एक्यूज्ड टू प्रूव दैट there existed some right of private defense जिसको आप एक्सरसाइज कर रहे थे। ठीक है, और ये प्रूफ करने की हमने पहले ही पढ़ चुका है कि ये जो प्रूफ करने का जो बर्डन होता है, उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड इज प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नॉट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इस चीज हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर चुका है, वो मैं नहीं रिपीट करता हूँ। ठीक है, तो एक एक्यूज पर्सन को ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ये साबित करनी होती है कि हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था। अगर वो प्रूफ कर दिया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था, लेकिन ये नहीं प्रूफ कर पाया कि उसने रीजनेबली एक्सरसाइज किया,
ये नहीं प्रूव किया कि उसने जो है प्रोपोर्शनली एक्सरसाइज किया, तब जो है इस एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा और उसे सजा जो मिलेगी नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए मिलेगी। इज इट ओके टू एवरीवन? ये वाली एक्सेप्शन है, सबको समझ में आया सारी बातें? यस सर, समझ में आया। 3:40 हो गया। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे के जो एक्सेप्शंस हैं, और भी कई सारी चीजें हैं, अभी केस लॉज हैं, बहुत सारे लैंडमार्क केसेज हैं, रेयरिस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन है, डिफरेंसेस है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में, और एक्सेप्शन तो है ही, और भी कुछ प्रोविजंस है। हमें पता है कि जो आईपीसी में था, जो पनिशमेंट फॉर लाइफ कन्विक्ट के लिए, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन फिर बीएनएस में उसको ला दिया गया है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ बीएनएस में ला दिए गए। तो वो सारे प्रोविजंस और बाकी केसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि होगा ट्यूसडे को, कल नहीं होगा। कल मैं इलाहाबाद जाऊंगा, तो कल जॉर्डनी में रहूंगा, तो कल नहीं होगा, परसों ट्यूसडे को क्लास होगी। और सर कुछ बनवा के लाइएगा घर से, खाने के लिए आएंगे। हाँ ठीक है, तो भी आप आ जाइएगा, आपको खिलाएंगे, ठीक है? ठीक सर। और किसी को कोई अभी अभी तक का जो भी प्रोविजन डिस्कस हुआ, किसी को कोई डाउट है? कल्पना वाइस, नो आकृति, सर। आकृति, रीचा, अनुकुल, उबैद, मुस्कान, किसी प्रोविजन में, किसी एक्सेप्शन में, किसी इलस्ट्रेशन में कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अब डाउट सेशन बाद में कर लेना राजू, बंद कर दो अभी क्लास। हाँ हाँ हाँ। है, तो आप लोग लीव कर दीजिए। हाँ बोलिए रीचा। अक्सर मतलब इंटरव्यू वगैरह में ऐसे डिफरेंस पूछ देता है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का, तो इसमें क्या डिफरेंस बताएंगे? ये सारे जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं यही वाले डिफरेंस होते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, इंटेंशन और नॉलेज की ग्रेविटी का डिफरेंस बताइए। हाँ हाँ हाँ, वो सब पहले बताना, इंटेंशन, नॉलेज, ग्रेविटी। ये एक्सेप्शन वाले तो आप बस मेंशन कर सकते हैं कि वो एक्सेप्शंस भी होते हैं, कि वो होते हैं, लेकिन ये नहीं कि बस एक्सेप्शन बताने लगे, मेन डिफरेंसेस छोड़ दे। मेन डिफरेंसेस हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप वेट कीजिए, वो सब डिफरेंसेस बताने हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये नहीं कि एक्सेप्शन सब बताने लगे। ओके सर। हाँ चलिए ठीक है, आप लोग लीव कर दीजिए, थैंक यू सो मच।